अच्छा अंकित, एक बात बताओ, तुम ये बताओ कि आईआईटियंस किस फील्ड में नहीं है? हर फील्ड में ऑफ कोर्स। और ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें टॉप पोजीशंस में नहीं है? शायद ही कोई फील्ड तुम सोच पाओ। तो मुहिम वो लोग जाते हैं एंड ऑल, देन फिर रेड मारते, घर में तोड़ फोड़, कहाँ कहाँ से पैसे निकालते हैं तो वैसा कुछ होता है मतलब रियलिटी में? तुमसे कोई पैसे ले रहा है टैक्स के नाम पे, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि भाई तुम्हारे पास अच्छी फैसिलिटी। टैक्स क्यों देता है आदमी? कि आपको जो फैसिलिटी अच्छी मिले, आपको जो है रोड मिल जाए, भाई आपको पानी की सुविधा हो जाए, आपको जो है क्या बोलते हैं बिजली की सुविधा हो जाए। पर जब आपको वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं तब आदमी सोचता है मैं पैसे क्यों दूं। अच्छा आदर्श, हाउ फ्रीक्वेंटली योर फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स आस्क यू फॉर टैक्स एडवाइजेस? बहुत फ्रिक्वेंटली यार बहुत बहुत। कैसे टैक्स बचाया जाए? बहुत अच्छा। एक्चुअली होता क्या है ना कि जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं ना इंडिया में, उनको ज़्यादा स्कोप होता नहीं है क्योंकि उनका टीडीएस पहले ही कट चुका होता है, तो उनको डिडक्शंस की ज़रूरत होती है। जब आप सर्विसेज में आते हैं तो आपको पता चलता है कि जो आम लोग हैं वो इतने रूल से बाउंड नहीं है जितने कि आप हैं। एक तो नौकरी है, एक नौकरशाही जिसको बोलते कि नौकरशाही जो बोलते हैं, आईएएस, सिविल सर्विस, आईआरएस। देखो कुछ भी है, जिस वर्ड में नौकर आता है ना तो हमेशा नौकर ही रहता है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली पुअर सेक्शंस के लिए ज़्यादा होती है। ईगो नहीं आ गया, मतलब ईगो आ जाता है ना कि मतलब अगर आईआईटी से ग्रेजुएशन की है तो मिनिमम 10 लाख की जॉब तो चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट में भी मिनिमम इस लेवल की जॉब तो चाहिए। ईगो नहीं आ जाता? मतलब इट इज़ जस्ट अ सरकारी जॉब बट इट इज़ सो ओवर ग्लोरीफाइड इन इंडिया। बिल्कुल 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 यार। आफ्टर ऑल इट्स अ जॉब, आफ्टर ऑल इट्स अ नौकरी। जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना ही बड़ा गेन होगा आखिर में। सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है लाइफ में, सबसे ज़रूरी। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एपिसोड में। और आज हमारे साथ है आदर्श। ही इज़ करंटली सर्विंग एज डिप्टी डायरेक्टर इन इनकम टैक्स एंड इनके पास अभी बरेली का चार्ज है। आदर्श, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित मुझको यहाँ बुलाने के लिए यार। ओके आदर्श, सबसे पहले तो मैं आपकी थोड़ी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि फ्रॉम योर चाइल्डहुड टू आईआईटी कानपुर टू सर्विसेज। तो थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में ब्रीफ में हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। यार नर्सरी में क्या था ना नर्सरी में बहुत एक बिल्कुल लास्ट वाले बच्चे नहीं होते जो फेल हो रहे होते हैं, तो मैं लास्ट में बिल्कुल आता था। नर्सरी एलकेजी यूकेजी तक टिल 7th क्लास। मतलब मैं बिल्कुल लास्ट में इनके मार्क्स आते हैं ना बच्चों के, उन बच्चों में हुआ करता था। फिर 7th में मेरे एक ट्यूटर थे। जब तुमको पता होगा घर में ट्यूशन्स पढ़ाते हैं बचपन में, तो उन्होंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर एक वो आया कि साला मतलब हमको भी कुछ जो है थोड़ा सा, हम इतने बेकार नहीं है जितना साला हमारे मार्क्स आ रहे हैं, थोड़े तो ठीक ठाक हैं हम। तो उसके बाद 7th क्लास से मैंने इम्प्रूव करना स्टार्ट किया और मैं टॉप 3 में रहा। फिर उसके बाद 10th हुआ। मेरी मैथ हमेशा से अच्छी रही, तो 10th मेरा ठीक था, 12th मेरा ठीक था। 90% के आसपास मेरे मार्क्स रहे। उसके बाद मैंने आईआईटी जेईई के लिए पहला अटैम्प्ट दिया 12th के बाद, एंड मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद आई वेंट टू कोटा 1 साल के लिए। अब कोटा गए थे? 1 साल गया था यार 1 साल गया था मैं। 2011 में मैंने 12th किया, उसके बाद मैं कोटा गया 2012 में। एंड आई वॉज लकी इनफ कि मैंने जो है क्रैक कर लिया आईआईटी जेईई। एंड तुमको पता ही मैं तुम्हारा सीनियर हूँ सुपर। आदर्श लिसन, सबसे पहले वी हैव टू डिस्कस कोटा। कोटा इज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस। मैं भी कोटा 1 साल रहा हूँ और आप भी 1 साल कोटा रहे हो, वो भी डिफरेंट टाइम्स में। तो सबसे पहले कोटा की बात करते हैं। आपके टाइम पे कोटा कैसा था? यार मेरे टाइम पे कोटा मतलब ऐसा था जैसे वो नहीं होते हैं, तहसील नहीं होती है बहुत बेकार जिलों की, उस तरीके से था। मतलब जब मैं गया तो जब मैंने ट्रेन की जो जर्नी कंप्लीट करके गया मैं, उसके बाद जब मुझे रूम तक जाना था, मुझको इनका सारे रूम का लेना है, तो वहाँ तो कुछ नहीं था, खाली तो वो ऑटो आज भी चलते हैं शायद, काले रंग के हैं, उसमें जो है दोनों तरफ सीटिंग होती है पीछे की तरफ, तो उन वाले ऑटो से मैं गया। मेरे साथ एक लड़का भी था, मेरा सीनियर था, जो मुझको लेके गया था। उसके बाद मैंने एक सस्ता सा रूम लिया वहाँ पे और वहाँ पे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। मैंने वाइब्रेंट हुआ करती थी, पता नहीं आज है कि नहीं है। अब वाइब्रेंट में थे? वाइब्रेंट पे था मैं। जो बंसल की कोचिंग थी ना, बंसल के जो टीचर्स थे उन्होंने तोड़ के जो है वाइब्रेंट बनाया था। उसके बाद मैंने वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट की। उसके बाद जो हमारा जहाँ मैं रहता था वो बहुत मतलब
बड़ा वैसा था, मतलब एक अंकल आंटी का घर था, वो प्रॉपर पीजी भी नहीं था, तो उसमें मैं रहता था। आंटी खाना वाना बनाने आती थी और हम अंकल आंटी को बहुत परेशान किया करते थे। आंटी कभी रहती नहीं थी, अंकल जो है सिर्फ किराया लेने आया करते थे, तो अंकल उनको साला को फैसिलिटी देनी नहीं थी। ये चीज़ तो अभी तक नहीं बदली। कभी बदलेगी भी नहीं यार। एग्जाम दिया और बस यार IIT कानपुर मिला, बस ठीक है। नहीं, मैं जानना चाह रहा था कोटा एज अ कल्चर, क्योंकि कोटा में जो भीड़ आती है, मतलब मेरे टाइम पे इतने सारे लोग, जब हम क्लासेस से निकलते थे तो 4-5 पुलिस वाले खड़े होते थे कि रोड क्रॉस कराए बच्चों को। 200-300 लड़के, हज़ारों लड़के एक साथ बाहर निकल रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं तो हज़ारों लड़के, मतलब बहुत इतनी भीड़ कोटा में। पर देखो, पूरे हिंदुस्तान में कोचिंग आप कहीं भी कर सकते हो, पर कोटा इज़ अ वेरी स्पेशल प्लेस। तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि कोटा आपके टाइम पे कैसा था? कोटा मेरे टाइम जैसा आज है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही था। कोटा में जब मैं गया तो साला इतनी भीड़ थी, जिस क्लास में बैठता उसमें 250-300 बच्चे बैठते थे, और मैं हमेशा बैक बेंचर रहा हूँ, मैं उस समय भी पीछे ही बैठता था। जब मैं 12th में था तो मेरी सबसे जो स्ट्रॉन्ग थी वो मैथ थी, फिजिक्स थी, मेरी केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा वीक थी। फिर मैं कोटा गया तो मेरी केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। इतना फ़र्क पड़ा मेरा कोटा जाके। पर उस समय जो माहौल रहता था ना यार, ये रहता था उस समय, ये रहता है ना कि आप जब जाते हैं ना, तो जब आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो तुमने भी दिया होगा कि एक टेस्ट होता है, कोचिंग के लिए भी टेस्ट होता है, कि कोचिंग के लिए टेस्ट होता है, मैं दिल्ली में दिया, उसके बाद आप कोचिंग में पहुंच जाते हैं। फिर जब एडमिशन लेने आप जा रहे होते हैं तो साला कितनी हज़ारों की भीड़ होती है, तो आपको कहीं ना कहीं वो फीलिंग आती है कि साला इतने सारे लोग आए हैं, वो तो एक कोचिंग में। और जब आप देखेंगे इतनी सारी कोचिंग तो आपको लगेगा साले आप कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे हो, उस भीड़ में आप कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। पर ठीक है, एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट रहती है मेरे हिसाब से, वो मतलब मुझ में हमेशा से थी, वो होता सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो मुझको हमेशा लगता कि साले कोई हो कितने ही हो, मुझको तो एक सीट चाहिए बस। उसके लिए मतलब उतनी मेहनत मैं कर लूँगा कि मैं एक सीट पा जाऊँ। वो आज भी है कि आज भी आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, तो आप एक सीट तो पा ही लोगे यार, कितनी है क्या ही है। पर आदर्श, मतलब ठीक है, आप अपने केस में चीज़ें वर्क कर गई, बट सर्वाइवल कितना मुश्किल है कोटा जैसी सिटी में, क्योंकि वहाँ पे दोनों माहौल है, एक तरफ बच्चे बिगड़ते भी हैं, एक तरफ बच्चे बनते भी हैं। तो सर्वाइवल कितना डिफ़िकल्ट है कोटा में? यार सर्वाइवल की अगर तुम बात करो ना, मैं तो एक बाई 13 था, मैं कभी 12th तक कभी कोचिंग करी नहीं। तो जब 12th के बाद जाता है ना बच्चा, थोड़ा सा मैच्योर होता है, 12th के बाद जा रहा हो तो उसको पता होता है कि भाई मेरा एक ही अटैम्प्ट है और मुझको इसमें निकालना है, नहीं तो नहीं निकलेगा, ख़त्म हो जाएगी कहानी इसके बाद। बट बच्चे जब 11th 10th के बाद जा रहे होते हैं ना 11th क्लास में, तब बच्चों की बहुत नाजुक एज होती है। तो जब बच्चे जा रहे होते हैं उनको नहीं पता होता कि साला तुमको वहाँ जाके ना, तुम घर के एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से आप निकल के जाते हो, वहाँ पे कोई दोस्त मिलते हैं, आपको कोई पाबंदी नहीं मिलती है। वो एक ऐसी स्टेज होती है ना जहाँ पे बच्चा, जो तुम बोला ना कि दोनों स्टेज होती है कि सुधर भी सकता है बिगड़ भी सकता है, वही एक स्टेज होती है जब बच्चा 10th के बाद जा रहा होता है। तुमने देखा होगा कभी भी जो 12th के बाद जा रहे होते हैं ना बच्चे, वो कभी भी तुमको जो है इस स्टेज में नहीं मिलेंगे कि बिगड़ जाएँ। जब 10th के बाद जा रहे होते हैं ना, तो वो स्टेज आती है कि एक्चुअली होता क्या है ना, कि जब आप जाते हो तो आपको बिल्कुल फ्री एनवायरनमेंट, आपको रोकने वाला नहीं होता, आपको टोकने वाला नहीं होता, तो आपको लगता है कि भाई हम जो खर्च करना चाहें वो कर सकते हैं। पर वही एक ऐसी स्टेज भी होती है ना कि अगर उसी टाइम पे आपने नहीं किया, अगर आपका 11th का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है ना, तो फिर आपका 11th 12th और 13th 12th प्लस किसी स्टेज पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो, और दूसरी एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे तुमने भी पढ़ा होगा यार, कि अभी जो है पिछले साल जो कोटा में काफ़ी सारी सुसाइड्स हो रही थी, तो मेरा मानना ये है कि जब बच्चे जा रहे होते हैं ना, तो उनको ना एक वो चाहते हैं कि उन पर कोई कॉन्फिडेंस करे, मतलब उनको उनके ऊपर कोई ट्रस्ट करे। तो जो पेरेंट्स होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बात समझते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं कि भाई वो अपने को फोर्स करते हैं, भाई हमने तुमको भेज दिया, तुम साला जो है क्या बोलते हैं, तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हम तुम्हारी फीस दे रहे हैं, तुम ये, वो जो स्टेज होती है ना, उस समय बच्चों को अपने को सेल्फ डाउट्स आने लग जाते हैं। क्योंकि जितने बच्चे जाते हैं ना, मोस्ट ऑफ द मतलब जितने भी कोटा में आपको बच्चे मिलेंगे ना, सब अपने टाइम पे कभी ना कभी अच्छे मार्क्स वाले टॉपर्स रहे होंगे, ठीक ठाक रहे होंगे, पर वहाँ पर जाकर आप देखते हैं साला भीड़ है। फॉर एग्जाम्पल बंसल कोचिंग या किसी भी कोचिंग की बात कर लो, तुम बायोरेंट की किसी की बात कर लो, उसमें तुमको पता चलेगा कि साला तुमको A1 नहीं मिला है, तुमको A10 मिला है, लास्ट वाला लास्ट टेस्ट मिला है तुमको। आपके टाइम पे बेस सिस्टम था कि अच्छा अब अच्छा टेस्ट में परफॉर्म करोगे तो बेच अपग्रेड होगा, नहीं तो डाउन होगा। जब मैं गया था तो मेरा A6 या A7 था बायोरेंट में, फिर इंप्रूव करते करते मेरा A3 तक पहुंचा था, A1 में A2 तक नहीं पहुंच पाया था मैं। आदर्श, आपको ये नहीं लगता कि सिस्टम थोड़ा गलत है? मतलब अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, फिर वो नीचे बैच में आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली डिमोटिवेट हो जा रहा है कि मैं नीचे वाले बैच में हूँ। तुम सही बोल रहे हो कि मैं नीचे वाले बैच में। एक्चुअली ना कि ये परसेप्शन क्रिएट किया हुआ कि साले तुम नीचे वाले बैच में हो, इसलिए हो क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते ऊपर वाले बैच में, तुम वीक हो कहीं ना कहीं। पर मेरे हिसाब से साले मैं
जब A3 में पहुंच गया था तब भी मैं A10 में क्लासेस करने जाया करता था। जो एक्चुअली में क्या है ना, जो ये परसेप्शन है ना कि बच्चे वीक हैं इसलिए नीचे वाले बैच में है, ये परसेप्शन बहुत गलत है। देखिए, हर कोई जब बच्चा पार्टिसिपेट करता है ना, सेम प्लेटफॉर्म पे नहीं होता है। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, किसी को कुछ रिक्वायरमेंट है, किसी को कुछ रिक्वायरमेंट है। आपको सारे बैचेस को इक्वल, मतलब इक्वली आपको इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तुम A1 में हो तो तुमको टॉपर्स पढ़ा रहे हैं, मतलब जो बैच के जो बेस्ट तुम्हारे टीचर्स होते हैं वो पढ़ा रहे हैं, और जो लास्ट वाले बैच में, ये एक्चुअली परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं A3 तक पहुंच गया था ना, तब भी मैं A10 में जाता था पढ़ने। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स थे ना बहुत आराम से समझाते थे, और जो A1 में वाले जो टीचर्स होते हैं ना वो समझते हैं कि भाई कि ये बंदा A1 में है तो भाई बहुत कुछ जानता हो, सारे घंटा कुछ नहीं आता उनको। तो A1 में कितने सेलेक्ट होते हैं तुम देखना ना, कभी रिकॉर्ड उठा के देखना, बहुत कम बच्चे सेलेक्टेड हैं। और A10 से भी अगर तुम रेशियो कैलकुलेट करोगे ना कि इतने अपॉन इतने, तो भाई A10 में उतना ही तुमको रेशियो मिलेगा जितना A1 में मिल रहा होगा। तो ये जो परसेप्शन है इसको हमको चेंज करने की जरूरत है। अच्छा आदर्श, आपका क्या बिलीव है, मतलब इज इट IQ और इज इट हार्ड वर्क इन JEE? हाँ, इन JEE। या मुझको लगता है IQ ठीक है, IQ ठीक है, हार्ड वर्क भी ठीक है, बट इनका कॉम्बिनेशन एक होता है जिसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। मेरे हिसाब से ना IQ ठीक है, मतलब ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो होता है EQ, इमोशनल क्वेश्चन जिसे हमको कहते हैं। और देखिए, जब बच्चा कोचिंग करता है, जब एग्ज़ाम्स देता है, तो ये डेफिनेट है कि उसका जैसे जैसे इम्प्रूव करेगा ना, आप पहले टेस्ट में जाओ देखो और आपका जो है बैच जंप करेगा। अगर आप थोड़े सिंसियर हो, आप बिना सिंसियर हो तो कुछ, तब तो कुछ भी नहीं हो सकता। पर जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते हो मार्क्स कम होते जाएंगे। वो एक स्टेज होती है जहाँ पे हमको EQ की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक, मैं अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एक बहुत फेमस स्कॉलर हुए, उन्होंने कहा था सक्सेस इज़ 90% EQ, 10% IQ। देखो, ये अपने आप को संभालना खराब स्टेट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने आप को खराब स्टेट में नहीं संभाल पाए ना, तो फिर आपका आगे जो फ्यूचर जर्नी होती है वो सब खराब हो जाती है। समझ रहे हो कि अगर मान ली मार्क्स खराब आए, ठीक है, आपको यही नहीं पता कि कोप अप कैसे करना है। ठीक है भाई, हमारे मार्क्स खराब आए, आपको ऑब्जेक्टिव रहना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये रीजंस थे, मैंने ये नहीं किया, और इस बंदे जिसके मार्क्स अच्छा है इसने ये किया, तो मैं इनको इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। आपको अपने को इमोशनली संभालना आना चाहिए। अगर आप इमोशनली आपको संभाल लोगे ना, चीज़ें अपने आप इंप्रूव हो जाएंगी। पर आदर्श, एक 10वीं या 12वीं का बच्चा, आजकल तो 6ठी क्लास से भी कोचिंग करते हैं, तो इस उम्र में इतनी मैच्योरिटी होना कि अपने आप को संभाल सकें, ये तो नामुमकिन है। नामुमकिन इसलिए है ना क्योंकि तुम आज के सिनेरियो के हिसाब से बात कर रहे हो। ये जो मैं मैच्योरिटी की बात कर रहा हूँ ना, EQ की मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए हमको सिर्फ और सिर्फ बच्चे को ऊपर सारी जिम्मेदारी डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए पेरेंट्स, स्कूल के टीचर्स, ईच एंड एवरी जो भी आपके क्या बोलते हैं उसको, जितने भी आपके जो, मतलब जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में, जो आपको जिन्होंने आपको घेर रखा है, स्कूल हुआ, पेरेंट्स हुए, आपके जितने भी जो है रिश्तेदार हुए, सब, ईच एंड एवरीवन इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप जो पर्सन है वो EQ सीखे। अच्छा, पर रिश्तेदारी की जो आपने बात की है, देखो सबको पता है रिश्तेदार लोग कैसे होते हैं। दे आर द वंस जो सबसे ज़्यादा टोंट मारते हैं, या सबसे ज़्यादा कि बच्चों को उस स्टेट में पहुंचा देते हैं जहाँ पे वो होना भी नहीं चाहता, कॉन्स्टेंटली कि क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्या ही कर रहा है। तो रिश्तेदारों, आपके टाइम पे कैसा सीन था रिश्तेदारों का? यार मैं बहुत इंडिविजुअलिस्टिक रहा हूँ अपने पढ़ाई के मामले में एटलीस्ट। तो जब भी मैंने पढ़ाई करी अपनी, कुछ भी, चाहे मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, मैं हमेशा इंडिविजुअली पढ़ा हूँ। मैंने कभी ग्रुप स्टडीज़ नहीं करी, और मैंने कभी जिस मेरे रिश्तेदार हैं मैं उनको बॉदर ही नहीं किया कभी। रिश्तेदारों मैंने ना कभी सलाह ली। अब मेरे अगर पेरेंट्स भी कहना चाहते थे कि भाई कि ऐसे ऐसे, मैंने कहा भाई इतने रुक जाओ बस, इससे आगे मुझको कुछ मत यार बताओ। रिश्तेदार आजकल काउंसलर्स हो गए हैं एग्जैक्टली मतलब कि इन द नेगेटिव वे, कैरियर वाइज, कुछ भी वाइज, नेगेटिव वे में ही, कि मतलब पता नहीं कहाँ से एडवाइसेस लेके आते हैं, देखो यार, मतलब बात ये है ना कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको क्या एडवाइस लेनी है, क्या एडवाइस नहीं लेनी है। हर कोई मैच्योर इनफ है, मतलब
18+ जो भी हैं वो हर कोई मैच्योर इनफ है। मैं ये कहना चाहूँगा भाई पेरेंट्स को हमेशा सपोर्टिव रहना चाहिए। डजेंट मैटर कि रिश्तेदार सपोर्टिव हैं कि नहीं है, दोस्त सपोर्टिव हैं कि नहीं है, पेरेंट्स का सपोर्ट अल्टीमेट सपोर्ट होता है। अगर आपके किस में सपोर्टिव थे? बिल्कुल थे यार, बिल्कुल थे, 100% सपोर्टिव थे। नाउ कमिंग टू योर सिलेक्शन, जब आपका सिलेक्शन हुआ तो कैसी फीलिंग थी? यार अंकित, आई ऑलवेज वांटेड टू गो टू IIT दिल्ली। अब हुआ क्या, मुझको रैंक के हिसाब से पता चला केमिकल इंजीनियरिंग मुझको IIT दिल्ली में मिल जाती, पर मुझको केमिकल इंजीनियरिंग कभी चाहिए नहीं थी। तो मुझको ये पता चला कि यार मैं IIT दिल्ली नहीं जा पाऊँगा। मुझको मैकेनिकल हमेशा से पसंद थी, ऑल्दो मैकेनिकल बहुत अच्छी ब्रांच नहीं है, पर मुझको जो है मैकेनिकल हमेशा से पसंद थी। मुझको समझ आ गया कि मेरी रैंक के हिसाब से मैं IIT दिल्ली नहीं जा पाऊँगा। फिर उस समय क्रेज़ होता, आज भी क्रेज़ है, कंप्यूटर साइंस हर कोई जाता है। मुझको कंप्यूटर साइंस भी मिल जाती, नॉट इन IIT दिल्ली और कानपुर, पर बट इन IIT भिलाई। नहीं, रुड़की में मिलती, गुवाहाटी में मिलती, अच्छी खासी मिलती मुझको IIT कंप्यूटर साइंस मिल जाती, पर मुझको इंटरेस्ट नहीं था कंप्यूटर साइंस में। तो फिर मैंने देखा कि भाई मेरे पास कौन सी IIT दिल्ली नहीं, तो मैं कभी मुंबई जाना नहीं चाहता था, बहुत दूर था। तो मुझको लगा ठीक भाई IIT कानपुर इज़ अ सेफ ऑप्शन फॉर मी। और सिविल इंजीनियरिंग मिल रही थी, पिछले रैंक के हिसाब से मुझको सिविल इंजीनियरिंग मिल रही थी। तो मैंने जो है IIT सिविल इंजीनियरिंग को डिसाइड कर लिया कि भाई मुझको IIT सिविल इंजीनियरिंग में। घर में तो भाई मैं पहला ही, मेरे पापा जो है, मतलब मेरे पापा पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने जॉब करी अपने फैमिली में, तो उनके हिसाब से IIT में जाना बहुत बड़ा सपना था अपने आप में। वो भी IIT कानपुर, प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट था, तो उसमें जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती है। उस समय तो सब खुश थे। अच्छा आदर्श, आपका कभी परसेप्शन था कि IIT में जाने से लाइफ सेट हो जाएगी? जब आप प्रिपेयर कर रहे थे कि 1-2 करोड़ की जॉब या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि ज़िंदगी बदल जाएगी IIT में जाने? यार मैं तो, मेरे साथ क्या रहा ना हमेशा से, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं प्रेस्टीजियस में 1-2 करोड़ का जो है पैकेज पा जाऊँगा या कुछ कर जाऊँगा। पर मेरा ये था कि भाई IIT JEE जो है BTech करना है, तो IIT JEE जो होता है सबसे टॉप मोस्ट जो है मतलब एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप IIT में जा सकते हो। और IIT से ज़्यादा बढ़िया इंस्टीट्यूट इंडिया में नहीं है एटलीस्ट। मेरा पर्पस ये था कि भाई मुझको मैथ पसंद है, तो मुझको जो है, अब मैथ पसंद है तो मुझको जो है इंजीनियरिंग करनी है उस टाइम के हिसाब से। आज ऑप्शंस हैं लोगों के पास, और मुझको अगर इंजीनियरिंग करनी तो क्यों ना मैं टॉप इंस्टीट्यूट से करूँ। तो मेरे मतलब वो मैंने तुमको बताया ना कि एक वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस कि भाई मैंने सोच लिया कि भाई मुझको इंजीनियरिंग करनी है, मुझे IIT से करनी है। तो ऐसा नहीं था, जब मैं पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया 12th में, तो मेरी जो ये नहीं होता था UPTU, तुमको पता होगा, UPTU में मेरी 24 रैंक थी, तो मुझको HBTI कानपुर आराम से मिल गया होता। AITRIPL मेरी 200 समथिंग रैंक थी, मुझको NIT इलाहाबाद आराम से मिल गया होता, पर मुझको IIT नहीं मिल रहा था। ये कुछ टेढ़े मेढ़े मिल रहे होते, मंडी पंडी ये सब तो बेकार थे। पर मुझको जो 5 IITs हैं तो उसमें से कोई IIT नहीं मिल रहा था, तो मैंने ड्रॉप कर दिया IIT। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो रिश्तेदार थे कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, बहुत नसीब वालों को जो है HBTI मिलता है और बहुत नसीब वालों को जो AITRIPL मिलता है। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है, मतलब मुझको इंजीनियरिंग करनी है तो मुझको IIT से करनी है ना, मैं इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, सीधा सा लॉजिक था। तो मैं कोटा चला गया, और कोटा मतलब अपने आप में बड़ी बात होती है ना, किसी आप जो है एग्ज़ाम में आपने सिलेक्शन लिया, उसको छोड़ना बड़ी बात होती है। तो फिर मैं कोटा गया, कोटा मैंने 1 साल पढ़ाई की, और कोटा में उसके बाद मैंने जो है IIT JEE में एग्ज़ाम पास किया और मैं IIT कानपुर में जो। आदर्श, आपको कभी डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई कोटा में? कोटा में जो माहौल है, हरियाली एक बड़ा प्रचलित वर्ड है, हरियाली कह लो या फिर अदर डिस्ट्रैक्शंस। यार आफ्टर ऑल वी आर मतलब मेल, तो हमेशा डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, पर मेरे केस में मुझको नहीं हुए एज सच डिस्ट्रैक्शन। मेरा सिंपल सा रूटीन था, मैं सुबह 8 बजे क्लास जाता था, दोपहर में 2 बजे तक क्लास चलती थी, मैं 2 बजे क्लास के आया था। मुझे दोपहर में सोने की आदत थी, मैं दोपहर में सो जाता था, शाम को उठ के पढ़ना था, और फिर शाम को मैं फिर पढ़ने के बाद जो है चाय मैगी ये सब इन काम के लिए निकलता था। फिर रात को खाना वाना खा के मैं टहलता था, उसके बाद मुझको फिर पढ़ना था। तो मेरे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहे कि मुझको मतलब कि ये इसकी वजह से मेरा जो टाइम किल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस तरीके का मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। मेरा सिंपल था, पढ़ना है भाई बस, ठीक है, कूल है। ओके, तो कमिंग टू IIT, तो जब एक बंदा IIT में आता है तो डे 1 पे जो उसको शौक लगता है, कल्चरल शॉक, फ्रॉम द एनवायरनमेंट विच ए पर्सन कम्स, अब बिल्कुल लगता है शॉक इन केस ऑफ इंडिया, बिकॉज जितनी भी IITs हैं, जितनी भी नहीं, मैं IIT कानपुर की बात कर सकता हूँ, बाकी IITs का मुझको इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। IIT कानपुर में जो जितना भी एनवायरनमेंट है वो सब अमेरिकन है।
जितना भी एनवायरनमेंट सब अमेरिकन है, तो बिल्कुल कल्चरल शॉक है यार। अगर तुम जो है इंडियन फैमिली के हिसाब से चले जाओ वहाँ पे, तो बिल्कुल कल्चरल शॉक है यार। वहाँ पे यू नो एवरीवन, बीट अ गर्ल बीट अ बॉय, कोई भी है, हर किसी को कंप्लीट फ्रीडम है। तो जो एक स्टीरियोटाइपिंग होती है ना सोसाइटी में कि भाई लड़की जो है सिगरेट नहीं पी सकती है, लड़की जो है दारू नहीं पी सकती, तो वो तुमको सब देखने मिलेगा। तो पेरेंट्स के लिए तो हार्ट अटैक वाली सिचुएशन होती जैसे कि वी आर कॉलिंग ईच अदर बाय नेम। हाँ बिल्कुल। अदर कॉलेजेस में कि यू हैव टू कॉल बॉस, सर, व्हाटएवर। या यू आर राइट। एक्चुअली आईआईटी कानपुर का सिंपल, जब मैं पहली बार गया ना यार, तो उसमें जो है उसमें पहली बात ये सिखाई गई कि देखो तुम्हारे सीनियर हो या सुपर सीनियर हो, कोई भी हो, तुमको नाम से बुलाना है। कुछ सर नहीं कहना है, भैया नहीं कहना है, कुछ नहीं कहना, तुमको सिर्फ नाम से बुलाना है कि मिस्टर सो एंड सो। तो यही अपने में बहुत बड़ा कल्चरल शॉक था, क्योंकि हम जब फैमिली में रहते हैं तो अपने से 1 साल को भी बड़े को भैया बुलाते हैं कि भैया ये काम कर दो। तो वो, और जब तुम फर्स्ट ईयर में जाते हो, तुम 17-18 साल के होते हो, और फिर जब तुम देखते हो 22 साल का लड़का, तुम उसको जो है नाम से बुला रहे हो, थोड़ा शुरू में लगता है, बट धीरे धीरे करके आदत पड़ जाती है। और उसका रीज़न भी है एक्चुअली में, जितनी आईआईटी कानपुर में क्या है ना, वो कॉर्पोरेट कल्चर के हिसाब से काम करता है। तो कॉर्पोरेट कल्चर में आप कभी किसी को जो है, आपका जो बॉस हो उसको भी नाम से ही बुलाते हैं। अब ऐसे सर बॉस ये सब भैया भैया नहीं कहते हैं, नाम से बुलाते हैं। तो वही कल्चर वहाँ फॉलो हो रहा है। बट ठीक है, शुरू में तो बहुत बड़ा कल्चरल शॉक होता है। पेरेंट्स देख ले तो सब हार्ट अटैक आ जाए पेरेंट्स को, वो वाली कहानी होती है यार। अच्छा, मुझे जितना याद है, जब मैं और मेरे पापा डे 1 पे जब कैंपस आए थे, तो हम तो राजस्थान से आते हैं, तो पापा और मैं घूम रहे सड़क पे, सामने से कपल आ रहा है, वो दोनों सुट्टा। देन पापा भी लाइक कि तो होता है ना, एक दूसरे को देखते हैं, देन कि इशारे में बात हो जाती है, ये क्या कर रहे हैं। ये कैसे, किस घर से आते हैं, किस घर से आते हैं, आप भी ऐसे हो जाओगे, या थोड़ी वैसी वाइब्स आ जाती है। तो मतलब, और इसके सिवा जो सीनियर जूनियर इंटरेक्शन होता है, आप तो काफ़ी बेटर जानते होंगे। यार हमारे टाइम में तो रैगिंग भी हुआ करती थी। उस समय रैगिंग का चलन थोड़ा कम होने लग गया, पर होती थी, अच्छी खासी। मैंने तो अपनी खुद रैगिंग दी थी। पहली बात ये इंटरेक्शन है। इट इज इंटरेक्शन है, हेल्दी इंटरेक्शन विद कंसेंट। हेल्दी इंटरेक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। जब से एक्चुअली में रैगिंग का कल्चर खत्म हुआ है ना, तब से इंटरेक्शन ही है। मुझे लगता है यार इंटरेक्शन होना चाहिए। उस टाइम काफ़ी हेल्दी इंटरेक्शन होता था, पूछ के कि हाँ ठीक है आपको आना है, देन इसके बाद के नाम पता पूछना, एंड छोटे मोटे गेम्स खिलाना। तो काफ़ी सिंपल चीज़ें थी कि मतलब आपको जो कंफर्टेबल है कि नहीं। सबसे पहले ये बताइए कि आपको अगर किसी भी स्टेज पे कंफर्टेबल नहीं लगता है तो आप हमको बता दीजिएगा, एंड यू कैन गो। तो वो रहा। पर मैंने फिर जो है, मैं तो खुद चाहता था कि लोग मेरा मतलब मुझको जो है रैगिंग लें, इंटरेक्शन। नहीं ठीक है, पर यार रैगिंग वर्ड सही लगता है, मुझको सही लगता है कि रैगिंग होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको खुलता है काफ़ी इंसान ना। आप जो है प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट से आ रहे हैं, आपने जो है कभी दुनिया नहीं देखी, आप स्कूल में गए, आपने बाइक चला लिया, आपने वो डूड समझ रहे हैं। फिर आप जब कॉलेज में जाते हैं, आपको पता लगा कि जो आपको पेलने वाले 50 लोग बैठे हैं, और वो गुड है इस इन द सेंस कि आपको जो है जो रियल वर्ल्ड है उसको आपको फेस करना सिखा रहे होते हैं किसी न किसी तरह से। अगर क्योंकि दुनिया इतनी जालिम है कि मतलब आप अगर बाहर जाओगे तो आपको ऐसी सिचुएशंस फेस करनी है कि वो कहते हैं ना कि मतलब इजी टाइम्स क्रिएट वीक मैन एंड हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन। तो कैंपस में जब सीनियर्स आपको ऐसा इंटरेक्शन देते हैं तब इतने तैयार हो जाते हो बाहर की दुनिया के लिए कि आप कुछ भी फेस कर सकते हो। तो उसके लिए लोग आपको तैयार करते हैं कैंपस में। तो आदर्श, अदर देन सीनियर जूनियर इंटरेक्शन, एकेडमिक्स वाइज एंड कल्चर वाइज आईआईटी के आपको कैसा लगा? यार मुझे आईआईटी की जिस चीज़ में बेस्ट लगा ना वो थी यार फ्रीडम। मतलब आपको कोई रोक टोक नहीं है आईआईटी के। मतलब जहाँ तक मुझको पता है कि आईआईटी के इज़ वन ऑफ द फ्यू आईआईटी जिसमें आपकी अटेंडेंस की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप इतनी परसेंटेज अटेंडेंस होगी तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मुझको बहुत बढ़िया लगता था यार। मैं कभी जाड़ों में तो कभी चला गया हूँगा, पर सॉरी गर्मियों में कभी कभी चला गया हूँगा। जाड़ों में जितने भी मेरे कोर्सेज हुए उसमें कभी मैंने जो है ज़िंदगी में 8 बजे क्लास अटेंड नहीं करी। क्यों? क्योंकि मुझे डर नहीं था। अब बात रही यार एकेडमिक्स की, तो कुछ प्रोफेसर हर जगह अच्छे होते हैं, कुछ प्रोफेसर हमेशा जो है हर जगह खड़ूस होते हैं। तो अच्छा है वो, मेरा मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहा। पर एग्ज़ाम की जब हम बात करते हैं ना, एग्ज़ाम में हर कोई एक रात पहले ही पढ़ रहा होता है यार। मतलब कोई भी हो एक्सेप्ट फॉर फ्यू टॉपर्स, हर कोई एक रात पहले, मैं भी एक रात पहले ही पढ़ता था एग्ज़ाम के लिए। फिर आदर्श, आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब बीइंग इन अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट और जहाँ पे गवर्नमेंट
द्वारा हमारी एजुकेशन सब्सिडाइज्ड है, वहाँ भी हम लोग क्लासेस अटेंड नहीं करते या फिर एंड में पढ़ के पास हो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उस एंगल से देखें। अच्छा अंकित, एक बात बताओ, तुम ये बताओ कि IITians किस फील्ड में नहीं है? हर फील्ड में ऑफ कोर्स। और ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें टॉप पोजीशंस में नहीं है? शायद ही कोई फील्ड तुम सोच पाओ। शायद ही, मुश्किल। हर फील्ड में यू कैन टॉक अबाउट कंपनीज, CEOs, और यू कैन टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, किसी भी फील्ड में। ऐसा क्यों है तुम बताओ? वो लोग भी उन्होंने वही किया होगा जो तुम्हारा रघुराम राजन IIT दिल्ली, मतलब वो तो गोल्ड मेडलिस्ट भी थे शायद, जहाँ तक मुझको पता है। पर ऐसा क्यों है? अच्छा तुम बताओ ऐसा क्यों है, जबकि कल्चर जो हमने फील किया है वो उन्होंने भी फील किया होगा। IIT एक ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है, मतलब नॉट ओनली इन एकेडमिक्स। ठीक है, हमने एकेडमिक्स की बात की कि आप क्लास अटेंड नहीं करते या फिर कुछ करते भी है कुछ बच्चे। देखो हर बच्चा अलग अलग जर्नी से जाता है। कुछ बच्चे बिल्कुल एकेडमिक्स में होते हैं, कुछ बच्चे मैनेजमेंट में चले जाते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ बच्चे अपनी भड़स निकालते कि 2 साल कुछ नहीं किया तो बिल्कुल वहाँ घुस गए, कुछ बच्चे जिम खाना में काम करते हैं, पॉलिटिकली कुछ काम करते हैं। तो एक IIT एक ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है कि फिल्म हो, ड्रामेटिक्स हो, कुछ भी हो, आपको जो करना करो ना। वही मैं कह रहा हूँ, IIT आपको फ्रीडम देता है। IIT आपको देखिए, अब मुझको ऐसा लगा कि IIT आपको क्या सिखाता है? IIT आपको सिखाता है सर्वाइव करना इन एवरी सिचुएशन। आपकी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आपको सर्वाइव करना सिखा देता है। और यही रीज़न है कि IITians जो है हर फील्ड में है। डजंट मैटर यार, ये बात बताओ कि तुम जब IIT का टफेस्ट एग्ज़ाम पास करके IIT में एडमिशन ले सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर जाके। उसके अंदर की पढ़ाई इतनी ज़्यादा टफ नहीं है, बट चीज़ क्या है कि उसके अंदर जब आप जाते हो तो एक्सेप्ट फॉर एकेडमिक्स आपको और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करने का ऑप्शंस मिलते हैं। आप स्पोर्ट्स में एक्सप्लोर कर सकते हो, आप डांस में, ड्रामेटिक्स, म्यूज़िक, किसी भी चीज़ में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो और दूसरी बात रही, आपको उसके अलावा आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उसके अलावा आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके अलावा जो आपके मतलब बीच में जो टेस्ट वगैरह भी होते रहते हैं थोड़ा, तो वो सर्वाइव करना आ जाता है। आदर्श, बाकी IITs के लिए ठीक है, बट IIT कानपुर की जो एकेडमिक्स फेमस है, इसकी जो स्ट्रिक्टनेस है कि मतलब हमारे जो प्रोफेसर्स हैं जो ग्रेड्स में जो लेते हैं बच्चों की आपको पता है राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं उसी कॉलेज से निकला हूँ जहाँ से तुम पढ़ रहे हो। आपके टाइम पे भी प्रोफेसर्स लेते थे? हर किसी टाइम पे प्रोफेसर ले रहे होते, हर किसी टाइम पे कुछ प्रोफेसर होते हैं जिनको अच्छे मिलेंगे, बाकी मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर जो होते हैं वो तुमको सैडिस्टिक मिलेंगे। उनको जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनको पढ़ाना कुछ है नहीं और एक्सपेक्ट करना है कि लौंडा जो है अभी से जो साइंटिस्ट बन जाए। तो हमेशा तुम्हारे टाइम में हो, मेरे टाइम में हो, मुझसे पहले वाले टाइम में रहो, हमेशा ये कहानी रही है। मैं इनफैक्ट मेरे तो एक प्रोफेसर से जो है मतलब थोड़ी सी जो है वो हो गई थी, बहस हो गई थी थोड़ी सी। मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स था हमारा, 3rd ईयर था यार, शायद 3rd ईयर था। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का कोर्स था, प्रोफेसर बहुत खड़ूस था। तो अब भाई वो उसने क्लास में कुछ पढ़ाया और मुझको समझ नहीं आया, तो मैं भी जोश में कि भाई मतलब मैं भी मतलब कि मुझको भी चीज़ें समझ आ सकती हैं, ऐसा नहीं है। मैं पहुंचा सीधा, मैं प्रोफेसर के ऑफिस में पहुंच गया। तो मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, आपने क्लास में पढ़ाया था ये और मुझको समझ नहीं आया। बोले क्या समझ नहीं आया तुमको? मैंने कहा कुछ समझ नहीं आया मुझको इसलिए। तो कह रहे अच्छा तो तुम बताओ कि इसमें अगर ऐसा किया हमने तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा सर अगर मुझको समझ आ रहा होता तो मैं आपके पास पूछने थोड़ी आता। तो सर बोले हाँ बात तो सही है तुम्हारी। फिर उन्होंने पकड़ा मुझको, जो है पूरा बैठा के समझाया। तो हमेशा खड़ूस प्रोफेसर्स रहे हैं, पर ये मतलब मेरी एक बात रही है कि मैं हमेशा कभी भी ना कि मैं कभी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ, मैं बाई चांस किसी न किसी तरीके से जो है पास हो जाता था। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जितने प्रोफेसर्स रहे खड़ूस मिले, कुछ अच्छे मिले। एक मैं तुम्हें इंसिडेंस बताता हूँ कि एक कोर्स था फिलॉसफी ऑफ साइंस, HSS में लेना होता है, तुमको भी पता होगा। तो उसमें क्या हुआ कि रैंडम मिलता है कि HSS के कोर्सेज बहुत कम हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें उन्होंने भरवा लिया कि भाई तुम चॉइस भर दो, तुमको कौन कौन से चाहिए, पहला दूसरा तीसरा। मैंने भर दी और मुझको उसमें मिला फिलॉसफी ऑफ साइंस, मास्टर था बहुत खड़ूस।
तो फिर अब भाई मुझको समझ नहीं आया फिलोसफी ऑफ साइंस में पढ़ूंगा कैसे। मैं चेंज कराने गया तो उन्होंने कहा कि ऑफिस में कहा कि नहीं यार सारे कोर्सेज फुल हैं, तुमको जो है यही करना पड़ेगा। मैंने कहा भाई अब तो पास तो करना ही किसी तरीके से। तो भाई मैंने क्लास जाना स्टार्ट करा और साला मुझको क्लास में कुछ समझ ना आए, वो पता नहीं क्या क्या बोलता रहता था मास्टर, और मुझको कुछ समझ नहीं आता था क्या क्या बोल रहा है। मैं बस पीछे बैठ के सुनता रहता था और जो कॉपी थी कुछ कुछ डायग्राम ड्रॉ करता रहता था, टाइम क्लिक करके मैं आ जाता था। फिर जब एग्ज़ाम आया मिड टर्म, तो भाई उसमें मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं था। तो जो उसने मास्टर मटेरियल दे दिया था उसमें मैंने पढ़ लिया, जितना जितना मैं पढ़ सकता था तो मैंने पढ़ लिया। भाई एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम देने चले गए और मैं एग्ज़ाम बैठ के मुझे कुछ समझ ना आया कि साला एग्ज़ाम मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, मैं अंट शंत मैं सोच रहा हूँ, मैं इमेजिन मतलब मैं उस समय तुम ये लगा लो कि मैं बिल्कुल मतलब क्या बताऊँ यार, मतलब अरिस्टोटल हो गया था मैं उस समय, मतलब थिंकर बन गया, फिलोसफर। और मतलब क्या लिखा मैंने उसमें कि अच्छा, मैंने फिर लिखना स्टार्ट किया, मैंने पता क्या क्या लिखा मुझको आज भी मुझसे पूछ लो बता नहीं पाऊँ। आईआईटी के प्रोफेसर इतने मतलब अलग टाइप के होते हैं ना। हमारे एक प्रोफेसर था, तो मैंने एक स्टोरी भी, काफ़ी स्टोरीज भी हैं। तो एक प्रोफेसर ने एक पेपर बनाया, हार्ड पेपर, उसके एंड में पता है क्या, एक स्टोरी डाल दी, ऊपर लिखा था कि इन केस यू आर अनेबल टू सोल्व द क्वेश्चन रीड द स्टोरी। मतलब यार क्या ही, मतलब टेक होम पेपर बनाते हैं तो ऐसा पेपर बनाते कि बच्चे आप मिलके कर लो, कुछ भी कर लो, पूरी जगत दुनिया की बुद्धि लगा दो तो भी आपके नंबर नहीं आएंगे। मतलब एवरेज आता था 90 में से 1 नंबर, 1.5 नंबर, 3 नंबर। मतलब कैन यू इमेजिन कि बच्चे मतलब 90 में से 90 नंबर, मतलब पेरेंट्स के लिए क्या होता है कि 90 में से 90 नंबर आ गए, 85 80, यार बंदे टॉप मारा है। एवरेज ही 1.5 नंबर है भाई पूरी क्लास का। तो ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस रहे, तो मैं बता दो। तो भाई उसमें मैंने एग्जाम में मिड टर्म में बैठ रहा था, मिड सेमेस्टर चल रहा था, और मैं मसाला मतलब क्या क्या लिख रहा हूँ मैंने, हाँ क्वेश्चन पढ़ा, मैंने लिख दी, मैंने पूरी राम कथा लिख दी। उस समय तुम लगा लो कि मेरे सामने सब फेल थे और मैं इतना जो है फिलोसफर बन गया था मैं। अब भाई मुझको लगा भाई अब तो कुछ हो नहीं सकता, फेल हुई इस एग्जाम में। जब मिड टर्म की कॉपी देखी तो मेरे सेकंड हाईएस्ट नंबर। ओह शिट। फिर भाई मुझको लगा भाई बाई चांस आ गया। मेरा एक दोस्त भी था, मेरा बैचमेट ही था, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, वो बहुत सीरियस बंदा था और उसने पढ़ा उसके मुझसे कम। तो वो क्लास जाता था, सीरियसली पढ़ता था, वो उसके मुझसे कम मार्क्स। फिर भाई ऐसे एंड सेमेस्टर आया और एंड सेमेस्टर से पहले हमको एक प्रोजेक्ट मिला, प्रोजेक्ट में उसका शामिल हो गया। मैंने कहा भाई तू और मैं एक प्रोजेक्ट में 2 लोगों का ग्रुप बनना था। तो ठीक है, उसने सारी मेहनत करी बेचारा, उसने जो है रिसर्च वगैरह करी, उसने वो पेपर लिखा, ठीक है, और पेपर लिखा बढ़िया करके बिल्कुल। मैं तो एक दिन पेपर लिखने भी नहीं गया, एक दिन उसके डिस्कशन करने नहीं गया, मैं घर पे चला गया छुट्टी में। मैंने कहा हाँ भाई कैसे चल रहा है, कह रहा हाँ सही चल रहा है, मैं लिख रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है यार लिख ले, मेरा नाम लिख के दे देना पेपर में। उसने नाम लिख के दे दिया। फिर तुम्हारा एंड सेमेस्टर एग्जाम, ग्रुप प्रोजेक्ट का जो फ्रॉड होता है भाई साहब। और इसमें 2 लोगों का ग्रुप था बस। और उसमें जो है फिर जब एंड सेमेस्टर आया, अब भाई मुझको डर भी था, कॉन्फिडेंस भी था कि भाई मैंने मिड सेमेस्टर में फेल आया तो एंड सेमेस्टर में कुछ ना कुछ तो कर ही सकता हूँ मैं। वही कहानी। मैंने क्वेश्चन पढ़ा और भाई मैंने अपना जो फिलोसफर मोड ऑन करा और मैं चालू हो गया। अच्छा, और मैंने इतनी कहानियाँ लिखी। और भाई मैं जब फिर उसका रिजल्ट आया एंड सेमेस्टर का, मैं कॉपी देखने गया, वही अंदर डर भी था कि भाई अब तो शायद फेल हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी था कि भाई मिड सेमेस्टर में कर दिया था तो इसमें भी मैं कुछ ना कुछ कर ही दूंगा। तो जब फिर देखने गया तो उसमें हाईएस्ट नंबर। पर ओवरऑल जब उसका टोटल हुआ पूरे सेमेस्टर का तो मेरे सेकंड हाईएस्ट नंबर थे। तो जो पहला बंदा था उसको ए स्टार मिला, मुझको ए मिला, और जो मेरा ग्रुप का जो मेरे साथ ग्रुप में बेचारे जिसने प्रोजेक्ट किया था उसको बी मिला। तो मतलब काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे उसमें। तो आईआईटी में वो वाला सिस्टम था कि केवल मतलब ऐसे वो वाले ग्रेड्स लगते थे कि ए बी सी, उस टाइम B+, A+, ये वाला सिस्टम नहीं था, A B C D। और उसमें भी ऐसा था कि A मतलब 10, B मतलब 8 और C मतलब 6 और D मतलब 4। इसलिए उस टाइम कम CPI होती थी, बहुत कम CPI। फिर आदर्श कभी कभी मैं सोचा करता था आईआईटी में कि मतलब जैसे एक प्रोफेसर है वो मेरी कॉपी इवैल्यूएट कर रहा है, मैं सोचता हूँ यार भाई हम दोनों 4 साल के बाद कभी नहीं मिलने वाले जीवन में। तो इसलिए आप मुझे इतने ख़राब नंबर क्यों दे रहे हो। क्या हुआ कि मैं और मेरा एक दोस्त, एक ही दोस्त था मेरा आईआईटी कानपुर में, जो मतलब सही में दोस्त था। तो क्या हुआ यार, वो सेकंड सेमेस्टर था, केमिस्ट्री का कोर्स था, सबको करना होता था वो। तो मैं और वो बैठे थे बगल बगल में। तो उसने और मैंने, वो मेरे बगल में बैठा था, मैंने एक चीज़ गलत बना दी, उसने वो चीज़ कॉपी कर ली।
और हुआ क्या उसके बाद, जब हम रूम पे आए तो हमने देखा कि साले कि हम दोनों ही गलत करके आ गए हैं, और फिर हम दोनों डरे हुए थे कि साले मास्टर पकड़ेगा, चीटिंग किया मास्टर पकड़ेगा कि साले तुमने चीटिंग किया। और इससे हम बहुत परेशान रहे, बहुत दिन, जैसे जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक हम परेशान रहे कि साला कुछ नहीं हुआ ऐसे। हमारा जो सिविल इंजीनियरिंग में टॉपर था, तो उसने क्या किया, वो एक बाई चांस धोखे से मिड सेमेस्टर के एग्जाम में हमारे बगल में बैठ गया, मेरे बगल में। अब ऐसा मतलब मैं बिल्कुल डम्ब नहीं था यार, मतलब मैं भी पढ़ के जाता था, चीज़ें मुझको याद होती थी, तो मैंने क्वेश्चन कर दिए। एक क्वेश्चन था वो मुझको नहीं आता था, वो बगल में बैठ के वो भाई सॉल्व करे जा रहा है, तो उसने क्या किया, उसने सॉल्व किया और आंसर लिख दिया। अब मुझको सॉल्यूशन समझ नहीं आया तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन पर लिखा, उसके बाद कुछ करा और लास्ट में आंसर लिख दिया कि भाई ये आंसर उसका देख के। अब भाई जब कॉपी चेक होके आई तो मेरे मार्क्स तो ठीक ठाक थे, पर वो जो क्वेश्चन था उसमें ऐसे गोला बना हुआ था और उसमें लिखा हुआ था चीटिंग केस मीट इंस्ट्रक्टर। ओह शिट। पर ये बात अच्छी थी उस इंस्ट्रक्टर की कि उसने सिर्फ उस क्वेश्चन के नंबर नहीं दिए थे, ऐसा नहीं कि पूरी कॉपी के नंबर नहीं थे, उसने उस क्वेश्चन के नंबर नहीं, तो मैं मिलने नहीं गया उससे कभी। तो मतलब बहुत फनी इंस्टेंसेस हुए यार। अच्छा आदर्श, मतलब ये सब ठीक है, कैंपस में कल्चर ठीक है, एकेडमिक्स ठीक है, उस टाइम में बच्चे बहुत डेस्परेट होते हैं जॉब के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, इंटर्न के लिए, प्लेसमेंट के लिए। तो आपने कभी ट्राई किया कॉर्पोरेट के लिए, या फिर हमेशा से बैक ऑफ द माइंड था कि यूपीएससी करनी है, सिविल सर्विस करनी है? यार मेरा क्या रहा ना, मेरा ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं था कि मुझको जो है कॉर्पोरेट करनी है। पर जब आईआईटी में पहुंच गए तो भाई आईआईटी से यही पता चलता था कि भाई आईआईटी में जो करोड़ों के पैकेज लग जाते हैं, और आईआईटी में जो है यहाँ इसका सीईओ होता है, उसका सीईओ होता है। तो मुझको भी लगा कि ठीक है यार, लग जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है करोड़ की। पर जैसे ही मैं उसमें रहा, मैंने जो है कुछ, जब एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो कुछ पता नहीं चलता, जब मैं थर्ड ईयर में आया तो एक फर्म थी, वो एक कंपटीशन कराती थी, ऑल ओवर वर्ल्ड का कंपटीशन होता था, तो उसको मैंने पास किया। ओपन कंपटीशन था, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके, मतलब इस सेक्टर में जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस सेक्टर में ना, वो जो है एक कंपटीशन कराती थी, ओपन कॉम्पिटिशन्स। तो मैंने पार्टिसिपेट किया भाई, मैंने उसको पास कर लिया। मतलब आई वॉज, मतलब जो टॉप 50s होते हैं ना, आई वॉज इन टॉप 50s। तो उसमें जो टॉप 50s थे उनको जो है कुछ कैश प्राइस था, मतलब कैश प्राइस इन द सेंस कि आपको कुछ जो है मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा। तो उन्होंने मॉनेटरी जो भी हमारा बेनिफिट था हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। उसके बाद दे ऑफर्ड कि आप कंसल्टेंट, पार्ट टाइम कंसल्टेंट बन जाइए। तो मैं पार्ट टाइम कंसल्टेंट बना एंड आई वॉज अर्निंग 50,000 अ मंथ इन 2015। उस समय मैं अर्न करने लग गया था। 50,000 रुपये मुझको मंथ आ रहे थे। आपको आज की स्टेट पता है कितने IITians अनप्लेस्ड है? अभी जो रोज न्यूज़ में आ रहा है 22%, 36%, 35%। IIT मुंबई का भी आया। बार तो अभी जो रिसेशन चल रहा है या फिर जो भी खराब सिचुएशन चल रही है, उस टाइम पे अर्निंग 50,000 अ मंथ बहुत बिग थिंग। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा इसको। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई ये नहीं तो फिर क्या। अब या मैं मतलब बिजनेस फैमिली से आता नहीं हूँ, मेरे पापा भी गवर्नमेंट जॉब में ही थे, तो मुझको लगा ठीक है भाई, अगर ये मुझको पसंद नहीं आ रही तो लेट्स ट्राई कि गवर्नमेंट में क्या हो सकता है। और वहाँ से मुझे पता लगा कि सब, मतलब ऐसा नहीं तो यूपीएससी और पता नहीं था, पर मुझको ये पता चला कि भाई अगर तुमको गवर्नमेंट सर्विस करनी है तो यूपीएससी टॉप है, उससे ऊपर कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, यूपीएससी ही करेंगे अब। आदर्श, आपको ऐसा नहीं लगता कि यूपीएससी इज अ गेम्बल? अगर मतलब एक जुआ है कि जैसे कि यूपीएससी में हुआ या नहीं हुआ, कि वो सिचुएशन है 50-50। बहुत ज़्यादा बड़ा जुआ है यार। 50-50 नहीं यार, बहुत मतलब होने के चांसेस बहुत कम है। मतलब अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो अराउंड 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जिसमें 5 लाख 6 लाख बच्चे के आसपास। सिंस आप फ्रॉम आईआईटी थे, तो आप एक आईआईटी का बंदा होने के बाद आपके पास कुछ खोने के लिए था। कॉर्पोरेट की जॉब थी या और भी जॉब्स थी, तो आपके पास खोने के लिए कुछ चीज़ें थी। तो सिंस इट वाज अ गेम्बल। बिल्कुल बिल्कुल। पर बात ये है ना कि यार आईआईटी में जब तुम पहुंच जाते हो ना, तुमको भी रियलाइज़ होगा कि तुम 99% सेक्शन जो है सोसाइटी उससे बहुत ऊपर आ चुके हो, बहुत ऊपर। तो तुम्हारी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं होता है कि तुम और किसी प्राइवेट कॉलेज का जो
बच्चा होगा, तुम और सेम लेवल पे हो, तुमको अपने अंदर भी आ जाएगा भाई कि तुमने आईआईटी जेई क्रैक किया और तुमने जो है जो टॉप इंस्टीट्यूट है आईआईटी कानपुर उससे जो है बीटेक किया, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बस वही वाली बात थी भाई कि ये जब मैंने ये चीज़ बेस्ट इंस्टीट्यूट से करी, तो मैं गवर्नमेंट में अगर कुछ करना चाह रहा हूँ तो मैं क्यों ना बेस्ट जॉब करूँ, ट्राई फॉर द बेस्ट। तो काफ़ी लोग से ऐसा भी बोलते हैं कि इस बंदे ने ऑलरेडी आईआईटी कर लिया, भाई यूपीएससी में क्यों जा रहा है। उससे फर्क नहीं पड़ता यार, यूपीएससी इज ओपन कंपटीशन है, सबके लिए है, जो जाना चाहे वो चला जाए। सब वही वो लोग ये नहीं समझते ना कि भाई सेम मेहनत वापस वो बंदा कर रहा है, बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में जा रहा है, तो भाई आप उसे अप्रिशिएट करो ना कि मतलब गवर्नमेंट में भी यू नीड स्मार्ट ब्रेन्स। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। और आईआईटी से ज़्यादा स्मार्ट ब्रेन्स मुझको तो नहीं लगता कि आईआईटी से ज़्यादा स्मार्ट ब्रेन्स, क्योंकि आईआईटी वो प्लेटफॉर्म दे देता है कि भाई तुम्हारे पास जो तुम्हारा मेंटल एबिलिटी है ना, उसको एक्सपेंड करने की बहुत एवेन्यूज़ है वहाँ पे। तो यही रीज़न है कि आईआईटी के जो भी एलुमनाई रहे हैं वो हर फील्ड में है। तो मतलब मुझको लगता है कि ये जो परसेप्शन है ना कि भाई तुमने जो आईआईटी कर लिया तुम गवर्नमेंट में क्यों जा रहे हो, भाई जो इनोवेशंस जो होती हैं, नए आइडियाज़ जो होते हैं, उनकी ज़रूरत हर फील्ड में, चाहे गवर्नमेंट में और ज़्यादा है। तो ये अच्छी चीज़ है कि आईआईटीएंस भी जो है गवर्नमेंट की तरफ जाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। अच्छा आदर्श, बिफोर मूविंग ऑन टू यूपीएससी जर्नी एंड दिल्ली, अभी तक जो कैंपस लाइफ रही है 4 साल की, उसमें एकेडमिक्स हो गया एंड एवरीथिंग, एंजॉयमेंट एंड ऑल, ठीक है, अभी तक कुछ लव शव जैसा आया था फ्रेम में? नहीं यार, कुछ नहीं आया था, कभी नहीं आया था। मेरा सीधा सीधा फंडा था भाई, मेरा सिंपल सा शेड्यूल था भाई। सुबह आराम से, रात को लेट सोना, मैं पोकर खेलता था, तो मैं रात में 3 बजे तक पोकर खेलता था, सुबह आराम से सो के उठता था 10 बजे। उसके बाद जो है यही सब ना, फ्रेशन अप वगैरह होना, उसके बाद जो है दोपहर में लंच करना, क्लास जाना। आईआईटी में देयर इज ऑल्सो इनएक्सेसिबिलिटी ऑफ गर्ल्स कह सकते हैं, क्योंकि रेशो बहुत कम होता था। बहुत कम है यार। आपके टाइम पे कितनी गर्ल्स थी? हमारा जो है, मुझको जहाँ तक याद है 780 का बैच था, जिसमें सिर्फ 80 लड़कियाँ थी। तो यार हमारा ऐसा था ना कि 800, अगर तुम राउंड ऑफ भी करो तो 800 बच्चे होते हैं, 800 बच्चे में सिर्फ 80 लड़कियाँ थी। तो अगर तुम रेशियो भी देखो कितना हुआ, सिर्फ 10% लड़कियाँ थी। तो मतलब एक लड़की के पीछे तुम सोचो कितने लड़के पड़े होंगे। तो हमेशा इनएक्सेसिबिलिटी, मतलब आईआईटी कानपुर में, हर आईआईटी में ये रहा है। खैर मेरा कभी वो मोटिव था नहीं, तो मैं कभी उस तरफ गया भी नहीं, ठीक है, हमेशा रही है इनएक्सेसिबिलिटी। ओके, तो आफ्टर कैंपस आप सीधा चले गए दिल्ली, राजेंद्र नगर में कोचिंग थी। आई यूज टू लिव इन पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर। तो आपने कितने साल कोचिंग करी वहाँ पे? 1 साल कोचिंग करी, बस 1 साल ही होती है। हाँ, 2016 से 17 तक मैंने कोचिंग करी, उसके बाद सेल्फ स्टडी रही। 2016-17 में पहला अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ, फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करी। 17 में फिर प्री दिया, मतलब 17 में मेंस दिया था, 18 में फिर अगला अटैम्प्ट दिया, सेकेंड अटैम्प्ट हो गया था। ओके आदर्श, जब एक बच्चा जाता है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने, तो उसको एक ही सर्विस दिमाग में होती है, IAS। तो जब आप गए होंगे तो आपको भी दिमाग में होगा कि यार यूपीएससी होता तो IAS बनते हैं एंड ऑल। तो IRS एज अ सर्विस, या फिर ये तो काफ़ी बाद में फ्रेम में आया होगा, तो जब आपने प्रेफरेंस भरी होगी तो IAS, IPS, देन IRS, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। यार देखो, जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम में बैठता है ना, उसका एक ही वो होता है मोटिव कि भाई मुझको IAS बनना है। पर मतलब मुझको ऐसा नहीं था कि और सर्विस के बारे में पता नहीं था, मुझको IRS भी पता था। और जब हम कानपुर में थे ना, तो कानपुर में तुमको पता होगा कि जो भी पास्ट एलुमनाई होते हैं, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, उनको बुलाया जाता है इंटरेक्ट करने के लिए। तो हम भी थे हम शायद 3rd ईयर में रहे होंगे यार, याद नहीं है। तो 3rd ईयर में जब हम थे तो एलुमनाई को बुलाया गया था, उसमें एक IAS था, एक IPS एंड एक IRS, इनकम टैक्स। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो बंदा डूड था वो IRS ही वाला था। ये तो अब बोल रहे हो जब आप IRS हो। उस समय से वो डूड लग रहे थे। तो ऐसा नहीं, मुझको पता नहीं था, तो मैं भी ऑब्वियसली IAS बनने के लिए गया था, हर कोई IAS बनने के लिए जाता है। पर बेस्ड ऑन द रैंक मुझको IAS नहीं मिला। तो पर ठीक है, जब मैं IRS में आया तो मुझको ठीक है यार, ये भी ऐसा कोई ख़राब नहीं है। आपने सिलेक्शन के बाद वापस कभी ट्राई किया IAS बनने का? हाँ, एक बार किया था, जब मैं सेलेक्ट हो गया था उसके बाद मैंने एक अटैम्प्ट दिया था, नहीं हुआ, ठीक है।
तो IRS, देखो IAS को लोग बोलते हैं काफ़ी डाइवर्स फील्ड है, कि आप एजुकेशन में काम कर सकते हो, आप डिफेंस में हो, चाहे आप किसी भी मिनिस्ट्री में हो। IRS पर्टिकुलरली आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज़ अ काफ़ी बड़ी फील्ड। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, IRS एज ए सर्विस। यार देखो, ऐसा है ना कि जो IAS है ना, बहुत जनरलाइज सर्विस है, इसलिए उसको जो है किसी फील्ड में आप काम करा सकते हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, फार्मिंग सेक्टर हो, डिफेंस हो, कोई सा फील्ड हो, आप IAS से हर फील्ड में काम करा सकते हो। रादर हर फील्ड में IAS हैं भी, पर अगर आप बात करो IRS की, तो एक बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इसमें जो ऑफिसर चाहिए वो आपको बहुत स्पेशलाइज चाहिए, जो आपको टैक्सेशन मैटर्स हैं उसमें उनकी नॉलेज होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और भी जो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो किसी भी जनरलाइज्ड ऑफिसर के लिए, जनरलाइज सर्विसेज से बिलोंग करता है ऑफिसर, उसके लिए वो फील्ड की नॉलेज हो पाना मतलब काफ़ी मुश्किल है, अगर आपने उस फील्ड में बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं किया है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट IRS, इंडियन रिवेन्यू सर्विस, तो आपको उसी फील्ड में काम करना होता है। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट कस्टम्स वाले इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है। तो जब उस फील्ड में काम करते हैं ना, तो आपको जो टैक्सेशन मैटर्स होते हैं, आपको उसकी नॉलेज मिलती है, और वो एट द एंड ऑफ द डे आपके काम आती है पॉलिसी मेकिंग में। अगर आपको उस फील्ड की नॉलेज नहीं होगी ना, तो पॉलिसी मेकिंग जो वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाएगी जितनी कि IRS ऑफिसर्स के थ्रू हो सकती है, जो रादर होती भी है। बट जब आप बात करते हैं हेल्थ की, एजुकेशन की, तो ये इतने स्पेशलाइज्ड फील्ड नहीं है, मतलब ऐसे स्पेसिफिक रादर होने चाहिए। मैं ये भी कह रहा हूँ कि नहीं होने चाहिए, वो भी जो स्पेशलाइज्ड फील्ड ही होनी चाहिए। अगर आपको हेल्थ सेक्टर में काम करना है, तो उसके लिए आपको ऐसे इंडिविजुअल्स चाहिए, ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जो हेल्थ के सेक्टर की इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं। ठीक है, मैं ये मतलब बोल रहा हूँ कैसा होना चाहिए। आदर्श, मतलब आपने जब ट्रेनिंग की उससे पहले आपको इतना आइडिया नहीं था, ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग कैसी थी? मतलब पर्टिकुलरली फाइनेंस, टैक्सेस, इन सब के अराउंड रिवॉल्व करती थी, आपकी ट्रेनिंग कैसी थी? यार ट्रेनिंग तो जो होती है ना, ट्रेनिंग में एक्चुअली पढ़ता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ट्रेनिंग में गए, तो कहाँ होती है? नागपुर होती है ना? नागपुर में होती है डायरेक्ट टैक्सेस की। तो जब हम ट्रेनिंग में गए, तो जब UPSC क्लियर करके जाते हैं, तो बहुत एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, भाई एग्ज़ाम पास किया, पढ़ाई करी, और ये तो सब चिल करने के लिए जाते हैं। तो जब हम भी गए, तो हमने भी जो है भाई वहाँ पे देखा, अच्छी एकेडमी थी, सारी फैसिलिटीज़ थी, हमने सब काम किया एक्सेप्ट फॉर पढ़ाई। हमने पढ़ाई नहीं की, बाकी हमने सारा काम किया वहाँ पे। तो खेले कूदे, तो वहाँ पे भी ऐसा होता है ना कि सिर्फ पढ़ाई तो ठीक है, सभी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, बाकी जो आपके साथ जो कलीग्स हैं वो भी कर रहे हैं, पर वहाँ पे भी आपको बहुत कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। आपके ऑलराउंड जो डेवलपमेंट की बात होती है ना, वो भी, उसके लिए भी आपको काफ़ी सारे एवेन्यूज़ मिलते हैं वहाँ पे एकेडमी में जाके। तो मेरी क्या, जो भी ऑफिसर जाते हैं नागपुर में ट्रेनिंग करने, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है सबके लिए। अच्छा आदर्श, अभी तक आपकी जो सर्विस रही है, आपको जो काम वगैरह रहा है, आपने कभी रेड वगैरह मारी है? या मैंने अभी मतलब जनवरी से पहले मैं असेसमेंट में था, तो वहाँ पे ऐसा चाहिए रेट का कंसेप्ट होता नहीं है, सर्च एंड सीजर का। अब मैंने जनवरी में ज्वाइन किया, उसके बाद हाँ मैंने कुछ सर्चेस की हैं, अपनी भी की हैं। तो हाँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा सर्चेस करने का भी, नया एक्सपीरियंस था। अच्छा, आपने रेड मूवी देखी है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल देखी, अच्छी मूवी है। तो रियलिटी की बात, मतलब रियलिटी वर्सेस जो मूवी है, तो मूवी में वो लोग जाते हैं एंड ऑल, देन फिर रेड मारते, घर में तोड़ फोड़, कहाँ से पैसे निकालते हैं तो वैसा कुछ होता है मतलब रियलिटी में? देखो ऐसा होता है ना कि जब आप सर्च के एक्शन को मतलब एग्जीक्यूट करने जा रहे होते हैं ना, कंक्लूड इज़ नॉट द राइट वर्ड, एग्जीक्यूट करने जा रहे होते हैं ना, तो आपके सारी पावर्स होती हैं कि आप जो है कुछ भी, आप उसका घर, बेड, दीवार, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो मूवी बनी है ना, वो सेटअप मतलब 1980-70 सम उस टाइम की रही होगी। तो उस टाइम ऐसा होता था कि दीवार में होकर पैसे वैसे निकल आते थे। आज के टाइम में वैसा नहीं है, मतलब पावर्स हैं आपके, चाहे दीवार। आज के टाइम तो थोड़ा डिजिटलाइजेशन हो गया है, थोड़ा मतलब पैसा डाइल्यूट करने काफ़ी तरीके हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आजकल क्या हो रहा है ना कि आजकल जो है
सब लोग इतने समझदार हैं कि कोई अपने घर में पैसे कैश नहीं रखता है। उस समय की जो मूवी की बात कर रहे हो ना तुम, उस मूवी में जो दिखाया है वैस होता सब कुछ वैसे ही है। आप जाते हैं, आप जो है आपके पास वारंट होता है, आप जिसके घर जा रहे हो उसको वारंट दिखाते हैं, उसे सीन करवाते हैं, सब काम वैसे ही हो रहे होते हैं। बट आपके पास अथॉरिटी है, आप बैट चाहें तो बैट को फाड़ दें या दीवार तोड़ दें, सब आपके पास अथॉरिटी है। ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी नहीं है, पर ऐसा करते नहीं है क्योंकि जनरली जो है आजकल के जो सिनेरियो में ना, आजकल के सिनेरियो में लोग कभी भी जो है दीवार में बैट में से पैसे वैसे नहीं रखते हैं, पर होता अथॉरिटी होती है। अच्छा आदर्श, आजकल जो मैंने एक चीज़ देखी है, मतलब जो इंडियन टैक्स पेयर्स हैं उसमें काफ़ी लोग टैक्स बचाने की बड़ी कोशिश करते हैं CAVA के पास जाके कि किस तरह से मैं अपने पैसे बचा लूँ, तो दे डोंट वांट टू पे टैक्सेस। सो इसके बारे में भी क्या रहा है, क्योंकि इंडिया में 1.5 से 2% लोग टैक्स भरते हैं शायद, या 2% से भी कम लोग 0.5 के आसपास भरते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या सीन है इंडिया में? यार होता क्या है ना, देखो तुम हो या मैं भी हूँ, अगर तुमसे कोई पैसे ले रहा है टैक्स के नाम पे, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि भाई तुम्हारे पास अच्छी फैसिलिटी। टैक्स क्यों देता है आदमी? कि आपको जो फैसिलिटी अच्छी मिले, आपको जो है रोड मिल जाए, भाई आपको पानी की सुविधा हो जाए, आपको जो है क्या बोलते हैं बिजली की सुविधा हो जाए। पर जब आपको वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं तब आदमी सोचता है मैं पैसे क्यों दूँ। तो यही रीज़न है इंडिया में भी। एक्चुअली इंडिया का थोड़ा सिनेरियो अलग है, पर ये एक मेजर रीज़न है कि लोग क्यों टैक्स नहीं देना चाहते। दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया में टैक्स रेट्स अभी भी ऑन द हायर साइड है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया में टैक्स बेस बहुत कम है। इंडिया में जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़, और लोग टैक्स कितने लोग टैक्स भरते हैं? मुश्किल से 5 करोड़ ITR फाइल करते हैं, जहाँ तक मुझको याद है। जब इतने कम लोग टैक्स देंगे, आपको डेवलपमेंट तो करना है, तो जब इतने कम लोग टैक्स देंगे तो आप उनसे ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश करेंगे ना। और यही रीज़न है कि इंडिया में जो है टैक्स रेट्स हाई हैं। ये भी एक रीज़न है कि लोग अपना टैक्स का जो अमाउंट है उसको कम करना चाहते हैं। किस तरीके से? इसलिए आप CS से जो है आप राय लेते हैं, या जो भी और फिनेंशियल एडवाइज़र्स हैं उनसे आप राय लेते हैं। तो ये एक मेजर रीज़न है मेरे हिसाब से। अच्छा आदर्श, हाउ फ्रीक्वेंटली योर फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स आस्क यू फॉर टैक्स एडवाइजेस? बहुत फ्रिक्वेंटली यार बहुत कैसे टैक्स बचाया जाए? बहुत। अच्छा एक्चुअली होता क्या है ना कि जो सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं ना इंडिया में, उनको ज़्यादा स्कोप होता नहीं है क्योंकि उनका TDS पहले ही कट चुका होता है, तो उनको डिडक्शंस की ज़रूरत होती है भाई। अच्छा आप जैसे सर्व कर रहे हो इनकम टैक्स में, तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं? कुछ नहीं मिलता है यार। जैसे नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉयड है एम्प्लॉय होते हैं, वैसे ही हम भी हैं नॉर्मल सैलरीड एम्प्लॉय। तो हमको कुछ नहीं, हम भी डिडक्शंस देख रहे होते हैं कि भाई हमको हमारी सैलरी तैयारी थी, TDS कट गया है, अब हमको डिडक्शंस देने ताकि हमारा जो है टैक्स का जो हमको भरना पड़ेगा टैक्स अमाउंट वो कम हो जाए। तो हम भी वही कर रहे थे जो बाकी लोग कर रहे थे। ऐसा सच कोई हमको बेनिफिट नहीं है उसमें। हाँ, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रेंड्स एंड फैमिली भाई बहुत लोग सजेशंस लेते हैं कि भाई कैसे बचाएं, क्या बचाएं। तो उनको क्या, मेरे दोस्त है IPSC है वो, और वो पोस्टेड है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। भाई मुझसे पूछता कि भाई मेरी जो सैलरी आती है वो जो है सब क्रेडिट कार्ड में चली जाती है तो मुझको ये बता कि मेरा टैक्स इतना कट जाता है, मुझको टैक्स कैसे कम किया जाए। तो मैं उससे कहता हूँ भाई कोई स्कोप नहीं तेरे पास, क्योंकि तेरी सैलरी तेरे अकाउंट में आ रही है, तो डिडक्शंस वगैरह ले सकता है। 1.5 लाख का यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दे, 50,000 का वहाँ कर दे। तो यही तो बता, बहुत ज़्यादा स्कोप होता नहीं है। और रही बात बिजनेसमैन को, यार हमसे कोई ऐसे कंसल्ट करता नहीं, बस CAs हैं कंसल्ट करने के लिए। अच्छा आदर्श, मतलब इफ़ यू वांट, मतलब व्हाट आर द चेंजेस जो आप देखना चाहोगे इंडियन टैक्स सिस्टम में? मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया का जो टैक्स बेस है, हालांकि क्या है ना दिक्कत मतलब यार इंडिया के, अगर हम इकोनॉमिक सिनेरियो की बात करें ना, तो इंडिया का इकोनॉमिक सिनेरियो जो है बाकी कंट्री से बहुत डिफरेंट है। इंडिया में जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल हम बात करें उन लोगों की जो 2.5 लाख से कम इनकम अर्न करते हैं, और 2.5 लाख जो है हमारी इनकम है जिससे आप ऊपर टैक्स देंगे। 2.5 लाख तक आपको ITR भरने की ज़रूरत नहीं है, 2.5 लाख से कम में आपका कोई टैक्स नहीं देना है। तो वो जो सेक्शन है ना, 2.5 लाख तक की इनकम, वो एक बहुत बड़ा सेक्शन है। मजदूर, किसान, बिल्कुल किसान हुए, मजदूर, किसान भी, मतलब बड़े किसानों की बात नहीं करूँगा मैं, छोटे छोटे जो है मार्जिनल फार्म, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो होते हैं वो हो गए आपके, जो है मजदूर हो गए, या फिर जो है आपके क्या बोलते हैं सफाई कर्मचारी हो गए। ये जो लोग हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में जो जॉब करते हैं, वो सेक्टर है इनफॉर्मल सेक्टर, वो 94% है इंडिया में।
तो उस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं ना, उनमें से जो 2.5 लाख तक इनकम अर्न कर रहे हैं वो बहुत बड़ा सेक्शन है। तो वो वैसे ही आपका जो है टैक्स सिस्टम उससे बाहर हो जाता है, समझ रहे हो। तो बाकी जो सेक्शन बचता है उस सेक्शन में से भी कुछ लोग जो डिडक्शंस ले लेते हैं उसके बाद जो है वो अपनी इनकम को कम कर लेते हैं, तो वो सेक्शन भी बाहर हो जाता है। तो एक्चुअली में इंडिया में जो टैक्स पे करने वाला सेक्शन बचता है ना, वो वैसे ही बहुत कम बचता है। तो इंडिया के केस में क्या है ना, मुझसे अगर तुम बात करो पर्सनली, तो मैं चाहता हूँ टैक्स बेस बड़ा हो, पर टैक्स बेस बड़ा करने के लिए ना दिक्कत ये है कि आपको जो लोग इनकम अर्न कर रहे हैं ना उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि जो है लोग खुद ही जो है आपकी जो थ्रेशोल्ड है उससे ऊपर आ पाए, तभी आप टैक्स को जो है कलेक्ट। और आप ऐसा होगा ना यार, देखो ऐसा है कि 2 लोगों से 500-500 रुपये ले लो या एक इंसान से 1000 रुपये ले लो, बात तो सेम ही है ना, आपको तो 1000 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स भर पाएंगे ना, तो जो टैक्स के जो रेट्स है ना, जो लोगों को बर्डन लगता है कि भाई हम क्यों टैक्स दें, इतना सारा हम सारा कमा रहे हैं और हमारा जो है इतना सारा टैक्स जो है गवर्नमेंट ले रही है, वो चीज़ कम हो जाएगी अगर टैक्स बेस बढ़ जाएगा। तो मुझको लगता है कि टैक्स बेस बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा आदर्श, अदर देन दिस, मतलब सिंस हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में मतलब जो एंटरप्रेन्योरियल जो वेव आ रही है, काफ़ी स्टार्टअप्स हो रहे हैं, तो ऐसा भी सुनने में आता है कि इंडियन टैक्स पॉलिसीज स्टार्टअप्स को फेवर नहीं करती इतना। मतलब अगर आपको इंडिया में स्टार्टअप करना है तो टैक्स पॉलिसीज थोड़ी हार्ड है, थोड़ी सी हार्ड है, थोड़ा हार्श है, रादर हार्श है। तो हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। एक्चुअली में क्या है, इंडिया में यार बहुत सारी समस्याएं हैं। इंडिया में एक्चुअली क्या है ना, मतलब दोनों साइड से हैं, मैं ये नहीं कहूँगा एक साइड से समस्याएं हैं। एक तो इंडिया में जो रिस्क एपिटाइट है ना वो बहुत कम है। जब आप कोई बच्चा पढ़ रहा होता है 10th में 11th में 12th में, किसी को नहीं बताया भाई तुम अपना जो है स्टार्टअप चालू कर लो, कोई नहीं कहता। चुनिंदा फील्ड है कि आपको जो है इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आपको वही उस तरह की कोई ये नहीं कहता कि आप जो भाई स्टार्टअप कर लो इंडिया के केस में। तो एक वहाँ पे आता है कि लोग बच्चों को ये सिखाते ही नहीं है कि आपको रिस्क लेना है लाइफ में। फेल हो जाओगे अलग बात है, आप रिस्क तो लो, पहली चीज़ हो जाती है। दूसरी बात, अगर हम इस साइड आ जाएं, उस साइड में बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत है आपके फाइनेंसिस की। जब आप स्टार्टअप करना चाहते हो, मान लो तुम स्टार्टअप करना चाहो, अभी मैं तो नहीं कर सकता, मान लो कोई नया स्टूडेंट स्टार्टअप करना चाहे, तो उसको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी, उसके पास आइडिया है, अच्छा है, पर उसके पास क्या है, उसके पास फाइनेंसिस नहीं है। अगर वो अपने आइडिया को डेवलप करना चाह रहा है तो उसे पैसा खर्च होता है यार, वो पैसा उसके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा, या तो इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। इन्वेस्टर्स की भी जो टर्म्स होते हैं बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं कभी कभी। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, बहुत सारी गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स चला रखी हैं, पर उन केस में भी क्या है ना, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रेड टेपिज्म जिसको तुमने सुना होगा। तो वो चीज़ जो है स्टार्टअप्स को डिस्करेज करती है कि भाई वो स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाए ना। बच्चे तो आप अपना जो है जो उनका एक आइडिया होता है, एक विजन होता है कि भाई हम स्टार्टअप से ये कर सकते, तो वहीं टूट जाता है। इंडिया में जो है स्टार्टअप्स का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। इंडिया में जो है स्किल्स कि आपको जो है कैसे अपने स्टार्टअप को डेवलप करना है, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके क्या क्या सॉल्यूशंस आपको क्या क्या सॉल्यूशंस के हो सकते हैं, या आपको कहाँ से हेल्प लेनी है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा पुअर है। आदर्श, इनकम टैक्स IRS में व्हाट इज़ द हाईएस्ट पोजीशन जहाँ पे यू कैन क्रिएट दैट इम्पैक्ट या दैट पॉलिसीज? IRS में या यू कैन बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। Also you can be the prime minister of a country. You never know. आपने चीफ मिनिस्टर बोला, मेरे दिमाग में एक नाम आ गया। हाँ, मैं भी वही कहना चाह रहा था, क्योंकि वो पुराना, क्योंकि वो तो लाइव एग्जाम्पल है यार। तो अब प्राइम मिनिस्टर बन सकते, कुछ भी बन सकते, प्रेसिडेंट कुछ भी बन सकते हो आप। IRS की ऐसी बात नहीं है। बट अगर तुम सिर्फ IRS की बात करो, तो हमने IRS को जो है क्या बोलते हैं, हमने देखा है कि IRS जो है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स भी रहे हैं, सेक्रेटरीज भी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्टेट्स में भी रहे हैं। तो ऐसा सच नहीं है। पर अगर तुम प्योरली IRS इनकम टैक्स की बात करो, तो IRS इनकम टैक्स में जो हाईएस्ट पोजीशन होती है, सिर्फ हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, तो उसमें आपका एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस होता है। उस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का एक चेयरमैन होता है। तो किसी भी IRS ऑफिसर के लिए विद इन द
डिपार्टमेंट, वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो आपके एक्ट्स होते हैं वो तो आपकी पार्लियामेंट बनाता है, पार्लियामेंट से पास होते हैं, प्रेसिडेंट साइन करता है, तब वो एक्ट बनता है। उन एक्ट्स के जो रूल होते हैं वो बनाए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी द्वारा, और सीबीडीटी इज़ नथिंग बट ब्यूरोक्रेसी। अगर आप आईआरएस हैं तो किसी के भी आईआरएस के लिए वो एक विद इन द डिपार्टमेंट हाईएस्ट पोजीशन होती है। तो आदर्श, अभी यू आर एंजॉइंग योर वर्क? आप काफ़ी घूमते फिरते भी रहते हो, जब हम लोगों की बात होती है, आज यहाँ पे हूँ, आज यहाँ पे हूँ। तो यू आर एंजॉइंग योर वर्क? यार अभी तो सही इन्वेस्टिगेशन हाँ ठीक लग रहा है, फिर काफ़ी मैं इस चक्कर में आधा यूपी घूम चुका हूँ ना इस। अच्छा आदर्श, काफ़ी लोग मतलब जैसे सिविल सर्विस से फ्लर्ट करते रहते हैं, सिविल सर्विस सिलेक्शन भी हो जाता है। आपको आफ्टर ज्वाइनिंग कभी ऐसा लगा कि मतलब इट इज़ नॉट एवरीथिंग, या फिर जिसके लोग एक्सपायर करते हैं, या फिर इसको छोड़ के भी एक दुनिया है, या फिर कुछ और भी किया जा सकता है इसके सिवा? बहुत बार यार, बहुत बार मैं तुमको बताता हूँ, जैसे कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तो आपके दिमाग में बहुत फैंटेसीज होती हैं कि यार मतलब हम ये बन जाएंगे तो ऐसा होगी लाइफ, और वैसी होगी लाइफ, ये हो जाएगा, हम ये उखाड़ देंगे, हम वो उखाड़ देंगे। और तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, घंटा तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। सर्विस में आने के बाद जब आप सर्विसेज में आते हैं तो आपको पता चलता है कि जो आम लोग हैं वो इतने रूल से बाउंड नहीं है जितने कि आप हैं। आपके ऊपर बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे रूल्स वैसे ही एप्लीकेबल हो जाते हैं कि आपको कुछ नहीं कर सकते, कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप मतलब बिना परमिशन के आप यहाँ नहीं जा सकते, आप अपना स्टेशन नहीं छोड़ सकते, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो मुझको तो बहुत बार लगा है कि इससे अच्छा आदमी जो है बहुत कुछ कर सकता है। यार क्या बात कर रहे हो, मतलब एज अ कॉमन मैन मेरे लिए मोस्ट पावरफुल बंदा मेरे आसपास सिविल सर्वेंट ही होगा। या इन केस ऑफ इंडिया वो बात सही है तुम्हारी। देखो जब भी जो है ना, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जब तुम देखोगे ना जितनी वो बात नहीं क्या, मतलब एक तो नौकरी है, एक नौकरशाही जिसको बोलते कि नौकरशाही जो बोलते हैं, आईएएस, सिविल सर्विस, आईआरएस, देखो कुछ भी है, जिस वर्ड में नौकर आता है ना, तो हमेशा नौकर ही रहता है। मतलब मैं हूँ, आई एम सर्विंग गवर्नमेंट, आई एम सर्विंग पीपल ऑफ इंडिया। आप प्राइवेट सेक्टर में हो, यू आर सर्विंग कंपनी। अगर आपके जो आपकी डेजिग्नेशन है, या आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हो उसमें आप किसी के लिए काम कर रहे हो, तो आप नौकर ही हो यार। मतलब आप उसको जो है कितना भी ग्लोरीफाई करने की कोशिश करो कि भाई गवर्नमेंट और ये आप हो नौकर ही, पर स्टिल यूर सरकारी आदमी। इन केस ऑफ इंडिया वो सरकार उस वर्ड को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, बहुत ज़्यादा, कि सरकारी। मैं बताया ना तुमको अगर जिस कंट्री में मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शंस आपका पुअर होगा, तो आपको क्या करना कि जो उन पुअर सेक्शंस हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली पुअर सेक्शंस के लिए ज़्यादा होती है, जो आपके जो सीडी में सबसे नीचे होता है, सेक्शंस हैं, वेल ऑफ सेक्शंस, वो तो अपने आपको अफोर्ड कर ही सकते हैं चीज़ों को। गवर्नमेंट की जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पुअर सेक्शंस के, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस है, उनके लिए होती है। और उनको उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत होती है कि आप उनको सर्विसेज दें, आप उनको गुड्स दें। और वो काम कौन करता है? सिविल सर्वेंट्स। तो सिविल सर्वेंट जब वो काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी जिस कंट्री में पुअर सेक्शन ज़्यादा होंगे, उस कंट्री में जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होंगे उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि पुअर सेक्शन आप पे डिपेंडेंट रहेगा कि आप उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएं जो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कराना चाहती है। तो अब बीच में जो है एक जरिया है प्रोवाइड कराने का। अच्छा आदर्श, एक तो बिफोर ज्वाइनिंग सर्विसेज एंड आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विसेज जो चेंजेस आए लाइफ में, पर्सनैलिटी में, तो वो चेंजेस के बारे में थोड़ा सा बताइए। यार बिफोर ज्वाइनिंग सर्विस, एक्चुअली मुझको जो है लाइफ अपनी बिफोर ज्वाइनिंग सर्विसेज ज़्यादा बढ़िया लगती है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था दिल्ली, मुझको आज भी पसंद है कि भाई मतलब कि मैं सड़कों पे पीछे बैग नहीं होता, स्कूल बैग, ये जो हम स्कूल बैग तो नहीं यार, मतलब ये जो आजकल ठीक ठाक बैग चल रहे हैं, उनको टांग के जो है गलियों में घूमूं, मुझको अच्छा लगता है भाई। कोचिंग जाना है, पढ़ाई करनी है वो। तो अगर पर्सनैलिटी तुम चेंजेस की बात करोगे तो यार ये होता है ना कि जब तक आप जॉब ज्वाइन नहीं करते हो आपको पूरी फ्रीडम होती है, आप कुछ भी कर लो, आपको कोई मतलब रोकने टोकने वाला नहीं है। पर जब आप सर्विसेज ज्वाइन कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ों से बाइंड कर दिया जाता है कि आपको जो है
आपको कुछ भी करना है गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। आपको इवन इफ अगर आप अपने पैसों से भी अगर अपने पैसे जोड़ के घूमना जाना चाह रहे हैं फॉरेन कंट्रीज, तो आपको जो विजिलेंस क्लियरेंस चाहिए। आपको कुछ भी करना है, कुछ भी करना है पर्सनल लाइफ में भी, तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिससे आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है। तो आप अपने को उस तरीके शेप करते हैं कि यार ठीक है मैं ये नहीं करूँगा, इसकी वजह से मेरा ये हो सकता थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी आती है, आप थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहते हैं। बिल्कुल है यार, तुम चीज़ों को लेके कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे काफ़ी क्वेश्चंस पे आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बोलना चाहते हैं पर आप नहीं बोल सकते, तब घुमा फिरा के जलेबियाँ बना रहे हो उसके आसपास। बीइंग ए डिप्लोमेट वो हमेशा होगा। एक्चुअली में क्या है ना, वही मैंने बताया ना कि हम काफ़ी सारे रूल्स से जो है बाउंड हैं। तो तुमने तो काफ़ी सारे सीनियर सिविल सर्वेंट्स का इंटरव्यू लिया है, तो उनके साथ भी यही दिक्कत है कि वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं पर वो बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको बहुत सारे रूल्स जो है बाउंड कर रहे हैं कुछ भी बोलने से पहले। तो ठीक है यार, मतलब क्या कर सकते हैं, जब तक हैं तब तक भाई उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो एक्शन तो कभी भी आपके अगेंस्ट हो। जब तक है मतलब अभी तो लाइफ लॉन्ग जर्नी है या फिर कुछ और प्लान से? मेरा यार ऐसा कोई डिसाइड नहीं है, मतलब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं जिंदगी में नौकरी करता रहूँगा। काफ़ी लोग मैंने देखे हैं मतलब सिविल सर्विस छोड़ के मतलब वो या तो कॉर्पोरेट ज्वाइन करते हैं या फिर खुद के वेंचर्स करते हैं या फिर जॉब भी करते हैं। तो इट इज़ वो रादर जिंदगी में ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हैं यार। लोगों को लगता है कि सिविल सर्विस के लिए तो लाइफ सेट हो गई, बट ऐसा नहीं, इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। इट इज़ जस्ट अ जॉब, इट इज़ जस्ट ए नौकरी। कुछ नहीं कर रहे हो आप, कुछ नहीं कर रहे। आपको पता है कि आप जो है जाओगे सुबह, आपको जो है 9-10 बजे, और आप सिविल सर्वेंट हो 24 घंटे आप ड्यूटी पे हो, तो आपको पता है आपको नौकरी करनी है और आपको जो है लास्ट के एंड में, मंथ के एंड में आपको सैलरी मिल जाएगी, बस इतना ही है। वो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ भाई ठीक है, हम जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा आपको सैलरी मिल। बट यू आर इम्पोर्टेंट, मतलब सिस्टम में यू आर इम्पोर्टेंट, इन आइज ऑफ पब्लिक यू आर इम्पोर्टेंट, तो यू आर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल यार, इम्पोर्टेंट तो हर सेक्शन, मतलब हर एक इंडिविजुअल जो है सोसाइटी का, हर कोई इम्पोर्टेंट है। जो हम काम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, मतलब पर से इंडिविजुअल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, पर जो हम काम कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस सेक्शंस को हम कैटर कर रहे हैं, उस सेक्शंस को सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन सर्विसेज की या उन गुड्स की, उस सपोर्ट की जो हम देना चाहते हैं, उस सेक्शन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपर सेक्शन तो अपने आप सब अफोर्ड कर ही लेता है भाई, रोड नहीं तो वो रोड भी बनवा लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रोड की ज़रूरत किसको है? गांव में ज़रूरत है ज़्यादा, शहरों में जो बेकार से मोहल्ले हैं उनमें ज़रूरत है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो आप सर्विसेज, जो आप जिस सेक्शन को आप कैटर करना चाह रहे हो, वो सेक्शन इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अच्छा आदर्श, अभी वापस चलते दिल्ली पे। काफ़ी ज़्यादा हम लोग ने डिस्कस कर लिया, पर दिल्ली की बात करें तो उस टाइम पे यू आर प्रिपेयरिंग, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी एंड ऑल, तो कभी था दिमाग में कि नहीं होगा तो क्या करेंगे, या होगा, मतलब कभी सोचा था बैकअप कुछ? यार मतलब देखो, मैंने को पहले बताया था कि जब मैं वो कर रहा था ना, क्या बोलते हैं उसको, जब मैंने 12th के बाद सारे एग्ज़ाम छोड़ दिए थे, UPTU ट्रिपल ई, तब भी मेरे दिमाग में बैकअप नहीं था। मुझको ये पता था भाई IIT JEE करना है बस। जब मैं सिविल सर्विसेज में उतरा तब भी मेरे दिमाग में बैकअप नहीं था कि मैं क्या करूँगा इसके बाद अगर नहीं हुआ तो। मुझको ये पता था कि भाई प्राइवेट में मुझको जाना नहीं है, मुझको पता चल गया कॉलेज के अंदर। अब यही बचता है गवर्नमेंट में, वो भी टॉप UPSC है भाई, इसको कर लेते हैं ठीक। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा। उसके मैंने कहा भाई ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैंने एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। अब वहाँ से कहानी शुरू होती है कि भाई अब नहीं हुआ तो भाई तब तो ख़राब लगता है। ये तूने कोचिंग करी, पढ़ाई की, और तुम्हारा सारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो प्री दिया, मेंस नहीं हुआ, तो साला तो बड़ा ख़राब, अपने को सेल्फ डाउट आ जाते हैं कि भाई ये तो मामला गड़बड़ा रहा है थोड़ा सा। फिर मैंने देखना स्टार्ट किया कि भाई अच्छा, अब तब मैंने सोचना स्टार्ट किया कि अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने और चीज़ों को देखना स्टार्ट किया, तो काफ़ी सारी गवर्नमेंट की और जॉब्स भी देखी, पर मैंने कहा भाई ये सब तो मैं नहीं कर पाऊँगा।
आईआईटी से बीटेक करने के बाद तो भाई मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा एटलीस्ट। ईगो नहीं आ गया, मतलब ईगो आ जाता है ना कि मतलब अगर आईआईटी से ग्रेजुएशन की है तो मिनिमम 10 लाख की जॉब तो चाहिए, मिनिमम गवर्नमेंट में भी मिनिमम इस लेवल की जॉब तो चाहिए। ईगो नहीं आ जाता? ईगो नहीं आता ना, बात ये होती है ना कि यार आईआईटी में जब ईगो नहीं आता यार, तुम ईगो नहीं बोल सकते, तुम उसको बोलोगे कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। जब आप उस एग्ज़ाम को पास करके, जिसको हर वो बच्चा जो इंजीनियरिंग करना चाहता है उसका सपना देखता है कि मुझको वो एग्ज़ाम पास करके जो है टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में पढ़ना है, और आप उस इंस्टीट्यूट में पहुंच जाते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी जॉब खराब है, आदर्श थोड़ा पीयर प्रेशर की सोसाइटी भी एक्सपेक्ट कर रही है कि यार आपका लुंडा आईआईटी गया है तो एटलीस्ट 20 लाख 30 लाख कुछ तो लाए। तो अदर देन ओन एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटल पीयर प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें, फिर अभी तो आईआईटी में प्लेसमेंट भी इतने अच्छे नहीं हो रहे, रिसेशन चल रहा है, तो काफ़ी बच्चे डिप्रेस भी हो जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन सबकी होती है, खुद की नहीं होती, बहुत लोगों की होती है। सबकी होती है। मैं जिस समय बोला ना कि अब एग्ज़ाम पास करके जो है आईआईटी में जाते हैं, तो आपके अंदर ना एक वो आ जाता है, क्या बोल, ईगो नहीं बोलेंगे यार उसको, क्या बोलूँ मैं, कि आपके लिए आपकी इज्जत आपकी आंखों में बढ़ जाती है कि भाई मैंने वो एग्ज़ाम पास कर लिया जिसका मैंने कभी सपना सोचा था। ठीक है, तो जब आपकी वर्थ बढ़ जाती है ना, आपकी सेल्फ वर्थ बढ़ जाती है आपकी नज़रों में आपकी, तो आप कुछ सोचते हो कि भाई मैं, अच्छा एक बात बताओ कि तुमने, ठीक है, तुमने किसी भी बंदे ने आईआईटी से कर लिया, ठीक है, उसके बाद वो बंदा कोई मैकेनिकल जॉब कर रहा है, बीइंग इन गवर्नमेंट और बीइंग इन प्राइवेट सेक्टर, वो सिर्फ मैकेनिकल जॉब कर रहा है, तो उसको हमेशा, मतलब मुझको ऐसा लगता है उसको हमेशा ख़राब लगेगा कि यार मैंने जो है इतने सब कुछ पढ़ा, मैंने इतना सब कुछ प्रोजेक्ट्स किए, ये सब किया, और मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। सुबह 9 बजे आता हूँ, शाम को जो 6 बजे चला जाता हूँ, कुछ नहीं करना, मैकेनिकल काम है, आपको आना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, सब चले जाना है। तो जितनी आपकी जो क्रिएटिविटी होती है ना, जितनी आपकी इनोवेशन की जो मेंटालिटी होती है, वो सब खत्म हो जाती है पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। आदर्श, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप सर्विस लेफ्ट करना चाहो तो यू नीड एटलीस्ट कि 1 करोड़ का पैकेज क्योंकि यूपीएससी में जो पर्क्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल कार हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कुक हो, तो एवरीथिंग वर्थ अराउंड 1 करोड़ पैकेज। सो लगता है कभी ऐसा? ये बात ये ना कि मतलब मुझको एज सच इन सब चीज़ों से कोई बहुत ज़्यादा लगाव है नहीं, कि मुझको जो है कुक चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। मुझको ये है कि भाई मुझको सेटिस्फेक्शन चाहिए लाइफ से अपनी, और जितना ज़्यादा तुम, मतलब इवन इफ अगर कोई बंदा छोड़ना चाहे जॉब, अगर तुम जितने ज़्यादा टाइम तक रुकोगे उतना ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होगा, तुमको उस चीज़ की आदत लग जाएगी, समझ रहे हो? तुम क्या बोलते हो, सब तुम्हारा आलस, तुम उतने ज़्यादा आलसी होते चले जाओगे भाई, अच्छा यार अब इतनी लाइफ कंफर्टेबल, साले कैसे छोड़े। तो इट्स बेटर कि आप जल्दी से निकल जाओ वहाँ से और अब मूव ऑन करो, रादर देन कि आप ये सोचते रहो कि सारा 1 करोड़ का पैकेज मिले, 2 करोड़, कुछ नहीं होता भाई। जितना बड़ा रिस्क लोगे उतना ही बड़ा गेन होगा आखिर में। सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है लाइफ में, सबसे ज़रूरी। आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, मतलब स्टार्टिंग से आपको जैसे होता नहीं पर्टिकुलरली कि मुझे ऐसा सेटअप चाहिए या फिर मुझे ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए, और वैसा फिर मिला? अच्छा, सर्विसेज के अंदर नहीं यार, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अपोजिट है। जैसा आप सोच के आते हैं सर्विसेज में कि आप जो है जाएंगे और साला सब उखाड़ के फेंक देंगे और मतलब आपके सामने कोई कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर आप कुछ नहीं हो, सर्विसेज में आने के बाद आप कुछ नहीं हो, आप एक सिस्टम का जस्ट अ पार्ट हो, और मतलब बहुत ही छोटा पार्ट हो, बहुत बड़ा पार्ट भी नहीं है, बहुत छोटा सा पार्ट हो, आपसे कोई बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके हाथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशंस नहीं है, करंट सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशंस नहीं है, आपके हाथ में बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड पावर जिसको कहते हैं, वो पावर आपके पास नहीं है इस समय। मतलब अगर बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, आप आपको जो भी आप करोगे बहुत सोचा समझा डिसीजन होता है, वो सिर्फ आपका नहीं होता, आपका होता है, आपके बॉस का होता है, आपके बॉस के बॉस का होता है। तो आपके हाथ में एज सच कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता है चीज़ों को करने का। तो आदर्श को कभी कभी ये नहीं लगता कि काफ़ी ओवर ग्लोरीफाइड है ब्यूरोक्रेसी?
मतलब इट इज़ जस्ट अ सरकारी जॉब बट इट इज़ सो ओवर ग्लोरीफाइड इन इंडिया। बिल्कुल 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 यार, आफ्टर ऑल इट्स अ जॉब, आफ्टर ऑल इट्स अ नौकरी। तो इंडिया में जो ग्लोरीफाइड है ना, इंडिया में जो वो क्या बोलते हैं उसको, माई बाप वाला कल्चर, माई बाप, तो वो अभी तक चल, उसका रीज़न भी यही है ना, क्योंकि इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन है वो आपको मिलेंगे मिडिल क्लास या लेबर क्लास, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, और उनको ज़रूरत है कि उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएं गवर्नमेंट के द्वारा, और वो कौन प्रोवाइड कराता है? सिविल सर्वेंट्स। तो वो जो आपका ग्लोरीफाइड है ना, वो इसी वजह से है कि उनको समझते हैं कि भाई ये हमको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उनको जो है थोड़ा सा ऊपर अपर हैंड देते हैं कि भाई ठीक है, ये हमको लोग सर्विसेज देते हैं तो इनकी जो है इज्जत करना ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा ग्लोरीफाइड है। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड है यार अच्छा आदर्श, चलो वापस चलते दिल्ली में। फॉर एग्जांपल आपका यूपीएससी में नहीं हुआ, तब आदर्श क्या कर रहे होते? तो आदर्श क्या कर रहे होते यार, मतलब जो भी कर रहे होते इससे अच्छा कर रहे होते। सीरियसली? जो भी कर रहे होते उससे अच्छा कर रहे होते। बिल्कुल भाई। मैं अगर कर रहा होता तो बड़ा डिफिकल्ट यार ये क्वेश्चन तुमने पूछा है कि अगर आदर्श सिविल सर्वेंट नहीं होते तो क्या कर रहे होते, और अगर मैं कभी कुछ करना चाहूँ तो मैं क्या कर रहा होऊंगा, बेसिकली सेम ही क्वेश्चन है। एज सच कभी सोचा नहीं, पर मैं अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग काफ़ी मन किया है काफ़ी कुछ करने का। कभी मन किया है कि भाई मुझको आर्ट के फील्ड में कुछ करना है, कभी मन किया है कि नहीं यार आर्ट का फील्ड नहीं है, मुझको बिजनेस में कुछ करना था। कभी मुझे मन किया कि मैं मतलब आई यूज़ टू प्ले टेबल टेनिस एंड काफ़ी अच्छा मैं खेलता था, मैं 7th क्लास से, तो मेरा कभी कभी स्पोर्ट्स में करने का कुछ मन किया, तो ऐसा सच कुछ कभी कुछ मटेरियलाइज नहीं हो पाया कुछ भी। पर ठीक है, अगर मैं कुछ कर रहा होता तो इससे बेटर कर रहा होता है। इतना मुझको मालूम है। अच्छा, सिंस आपने भी आर्ट की बात की, टेबल टेनिस की बात की, सो व्हाट यू लव टू डू अदर देन वर्क? बहुत कुछ है यार, मतलब मुझको पढ़ना पसंद है, मुझको मूवीज़ पसंद है, मुझको पोकर खेलना पसंद है, मुझको टेबल टेनिस खेलना पसंद है, मुझको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना बहुत पसंद है। अ, ओ, क्या मतलब मुझको टहलना बहुत पसंद है, घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो बहुत कुछ मुझको बहुत कुछ पसंद है। तो अदर देन ट्रेवल अभी क्या क्या लाइफ में चल रहा है इन सब में से? अदर देन ट्रैवल यार, बहुत ज़्यादा टाइम तो मिलता नहीं है एक्चुअली में, स्पेशली व्हेन यू आर इन द इन्वेस्टिगेशन विंग, तो बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास होता हुआ नहीं है। पर आपके पास जो है अगर मेरी बात करें तो मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, कभी मूवीज़ देख लेता हूँ। पोकर आई यूज़ टू प्ले पर अब बंद हो गया है। उसके अलावा जो है टेबल टेनिस मेरा बिल्कुल छूट गया है। रूबिक्स क्यूब में सॉल्व कर लेता हूँ कभी कभी, तो बस टहलना तो हो ही जाता है। इतना ही है यार, मतलब बहुत ज़्यादा मूवीज यानी कैसी मूवीज? मूवीज़ या मेरा ऐसा पर्टिकुलर जॉनर नहीं है कुछ भी, मतलब मुझको जो है वो मूवीज़ पसंद है जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े ज़्यादा। तो मतलब ह्यूमरस मूवीज़ मुझको अच्छी एग्जाम्पल नहीं देंगे नहीं तो लोग ऑफेंड हो जाएंगे। मतलब ठीक है, तो मूवीज़ मतलब जो थोड़ी सी फनी टाइप की रहे वो ठीक लगती है। और रूबिक्स क्यूब कुछ रिकॉर्ड भी है क्या? रिकॉर्ड तो नहीं है यार, मतलब हाँ, मैं तो इसका फनी साइड बताता हूँ कि जब हम कैंपस में थे तो एक रूबिक्स क्यूब का कंपटीशन होता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, तो मतलब मेरा भी नाम है उसमें। वो किस तरह से नाम वो तुमको बताता हूँ। तो उसमें क्या था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम आई, उन्होंने जो है कंपटीशन कराया, और कंपटीशन ये था कि 1 घंटे में मैक्सिमम रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने थे, कितने ज़्यादा लोग कर सकते, तो उसमें से एक बंदा मैं भी था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो आई थिंक 800 लोगों ने सॉल्व किया था 1 घंटे में, तो उसमें 800 में एक बंदा मैं भी हूँ। बस इतना ही है, बाकी तो कुछ नहीं है। मुझको वैसे ही मतलब वैसे ही अच्छा लगता है। अब तो काफ़ी हॉबीज पीछे छूट गई होगी नहीं, मतलब अभी सिंस यू आर इन सर्विस तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम अपनी हॉबीज़ को आगे और परस्यू कर सकें। बिल्कुल नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। पर आपको जो है कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टाइम यार, मतलब
हर चीज़ तो आप परस्यू नहीं कर सकते, मतलब आप चाहते हैं, मैं मेरी भी काफ़ी सारी हॉबीज़ है, मैं सारी हॉबीज़ को परस्यू नहीं कर सकता, पर हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कभी टाइम मिल जाता है तो मैं कर लेता हूँ परस्यू। तो मुझको फॉर एग्जांपल जैसे मुझको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना है, तो मैं ऑफिस के बाद कभी टाइम मिल गया, इवन ऑफिस में भी टाइम मिल गया कि थोड़ा सा टाइम खाली मिला तो मैंने अपने बैग से निकाला, मैं सॉल्व करने लग गया। तो उस तरह के आपको जो है वो टाइम स्लॉट्स ढूंढने होते हैं कि भाई वहाँ पे आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकें। है ना। आदर्श में जब आपको देख रहा हूँ, मतलब सिंस अभी मैं जिस स्टेज में हूँ कि रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट जो कुछ भी कर सकता है, और एक तरफ एक रिस्पॉन्सिबल सिविल सर्वेंट जिसके पास पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्क है या फिर वैसा कुछ, तो ये जो ट्रांजिशन है कि मुझसे आप वाला ये ना हो तो अच्छा है, ये ना हो तो अच्छा है। हाउ डू यू सी दैट? अच्छा, हाउ डू आई सी दैट? यार जैसे मैं अब मतलब जब जिस स्टेज में तुम हो उस स्टेज में मैं भी होता था कभी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस स्टेज से इस स्टेज तक आऊँगा। कभी ऐसी भी स्टेज आएगी कि जब मैंने अपने आप को काफ़ी सारी बंदिशों से बांध लिया होगा, पर वो स्टेज आ गई। और ये एक्चुअली में क्या काफ़ी डिफ़िकल्ट स्टेज होती है कि उस स्टेज से इस स्टेज तक आना, आपको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। पर्सनल लाइफ की जो आपकी काफ़ी सारी जो डिसीजंस होते हैं वो आपके इम्पैक्ट होते हैं जो आप प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो जो ट्रांजिशन है ना, बहुत डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन होता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम इस वहाँ से यहाँ तक कभी आओ। वो बहुत बेटर है जो तुम कर रहे हो। हाँ, सिंस अभी आप जब आईआईटी कैंपस आए थे तो यूर लाइक कि इट वाज द बेस्ट प्लेस, या फिर बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट टाइम था, या फिर जो नॉस्टैल्जिया हिट किया आपको? बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं तो मतलब मैंने जब मैं कैंपस से निकला मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि मतलब ऐसा वक्त भी आएगा कि मैं कभी कैंपस वापस घूमने आऊँगा और मुझको इतना इतना मतलब इतना इतना फील हो रहा होगा कि भाई कि मैं कभी इस कैंपस में रहा हूँ, मैंने इस कैंपस में कभी ऐसे लाइफ जी है। मतलब आई वॉज लिटरली कि मैं बालकनी में खड़ा होके देख रहा था भाई कि मैं कभी यहाँ खड़ा होता था, मैं यहाँ पे जो है हवा खाया करता था, या साला मैं इस कैंटीन में बैठ के मैगी खाया करता था। वो सही में फील हो रहा था। तो यार वो लाइफ जो होती है ना, कॉलेज लाइफ, स्कूल में आपको इतनी समझ नहीं होती है, आप छोटे बच्चे होते हो। तो जो कॉलेज लाइफ होती है ना यार, वो मतलब वो अनमैच्ड है एंड उसको। कैंपस जैसा इन्वायरमेंट, जैसे आईआईटी कानपुर का जो इन्वायरमेंट है, मतलब हवा पानी, जो हरियाली प्रॉपर हरियाली ग्रीन कैंपस एंड जो हवा, मतलब लिटरली एवरीथिंग इज लाइक कि जो इन्वायरमेंट है वो एक जो छोटा सा इकोसिस्टम है कि उसके बाहर हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, हम 24 आवर्स अंदर जो चाहे करें। तो वो फ्रीडम पता नहीं मतलब कहीं आगे मिल पाती होगी। मुझको तो मतलब उसके बाद अभी तक तो मिली नहीं है, और उसके बाद शायद नहीं मिले यार। उसके मतलब जब आप कैंपस में होते हो ना, आपके पास फ्रीडम ही फ्रीडम है, आपके पास एवेन्यूज़ है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। फिनेंशियल क्रंच होता है कि आप जो है आते हैं तो आप अपने फैमिली पे डिपेंडेंट होते हैं, और उसमें भी यार आईआईटी में फ़ीस थोड़ी सब्सिडाइज़ तो है ही, ऐसा तो नहीं है। पर वो जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है ना, वो आप एक्सपीरियंस कभी नहीं जी सकते, कभी नहीं जी सकते वो एक्सपीरियंस। तो मुझको तो यार काफ़ी मतलब अब लगता है, उस समय लगता था कि साला जल्दी जल्दी जो है यहाँ से कि क्या साला एग्ज़ाम देते रहते हैं, प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं तो जो जल्दी जल्दी करके जो है यहाँ से निकला जाए। वहाँ से निकलने का था कि लाइफ जो सही में यार मतलब इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये जो दुनिया है ना, ये बहुत चंट है। सब लोग यहाँ पे बहुत चंट है, और आपको मूर्ख बनाने के लिए हर कोई खड़ा हुआ है। अगर आपको समझ नहीं है ज़रा सी भी, तो आपको मूर्ख कोई बना देगा। और आईआईटी में रह के कम से कम आप इतना सीख जाते हो कि भाई आपको मूर्ख तो नहीं बनना है। अच्छा आदर्श, हाउ डू यू लिव इन अ मोमेंट? मतलब होता नहीं कि आज भी थोड़ा प्रैक्टिकली रहे और थोड़ा आज में रहे। मेरा सिंपल सा फंडा है, मैं ये सोचता हूँ कि आप जिस स्टेज में हैं, मान लीजिए आप जिस मोमेंट में आप लाइफ को जी रहे हैं, और सपोज करिए कि आपको कोई ऐसी इंसिडेंस हो जाता है जहाँ से आपको पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो मेरा फंडा ये रहता है, मैं सबसे वर्स्ट अज्यूम करता हूँ कि भाई सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मर तो नहीं सकता ना।
जिंदा तो हूँ, बाकी सब ठीक है, बस इतना सोच लो, वर्स्ट चीज सोच लो कि भाई वर्स्ट क्या हो सकता है, उसके बाद तुमको पता चलेगा साला कुछ नहीं है, चिल करो। तो बस उतना ही सोचता हूँ मैं कि भाई ठीक है, जो है ठीक है, चिल करना है लाइफ में, अपने आप को टेंशन नहीं देनी है, जो होगा ठीक होगा, साला क्या ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात नहीं करता हूँ अभी, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलेज में कोई स्टूडेंट, तो क्या होगा अगर तुमने प्रोजेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, डांट पड़ेगी, यू नो, या तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, ये एफ लग जाएगा। या तुम्हारा एफ लग जाएगा, ये एक्सटेंशन एफ भी लगेगा, तो तुमको अगली अपॉर्चुनिटी फिर मिल जाएगी, फिर कर लेना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता ना। बस तो सबसे खराब चीज़ एफ है ना, फक्का है ना सबसे खराब, फक्का तुम एज्यूम करो, बस तुमको सारा फक्का ही, तुम्हें कुछ नहीं, चिल करना है बस, खत्म। तो हमेशा भाई कभी टेंशन, मेंटल प्रेशर कभी नहीं लेना चाहिए, कि कैसी पैनिक कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा चिल चिल। तो अदर देन दिस आदर्श, मतलब आपकी जो जर्नी की बात करें अभी तक जो रही है, ठीक है, वो जो गाँव से फिर कोटा, देन IIT, देन UPSC, देन IRS, तो नाउ आई वुड लव इफ यू कैन शेयर सम एडवाइजेस फॉर स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स और एनीबडी। मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, पर यूपीएससी से ही मतलब आप यूपीएससी के थ्रू ही और एग्जाम्स को भी समझ सकते हैं, हर एग्जाम के लिए वैलिड है वो बात, कि आप किसी भी एग्जाम को सिर्फ इसलिए पास करने की कोशिश मत करो क्योंकि आपको सिर्फ जॉब चाहिए। एक बहुत फेमस सेइंग है ना कि जॉब इज द ड्रग गिवन टू अ पर्सन टू फॉरगेट हिज और हर ड्रीम्स। तो आप सिर्फ जॉब इसलिए मत करो क्योंकि आपको भाई नौकरी चाहिए, पैसे चाहिए, उसमें क्या होगा, शॉर्ट टर्म में तो आपको अच्छा लगेगा कि भाई ठीक है हमको महीने के महीने पैसे आ रहे हैं, पर इतना इनर्शिया आ जाएगा ना साले, फिर आपको 30,000 मिल रहे हैं तो आपको 30 से 32 हो गए, 35 हो गए, आप खुश होते रहोगे ज़िंदगी भर। सुबह 9 बजे जा रहे हो, शाम को 6 बजे आ रहे हो, और बस तुम खुश हो, क्यों? क्योंकि तुमको महीने के एंड में 30,000 रुपये आ जाएंगे। बट आप, अगर आपने वो डिसीजन ना लिया होता तो आप आज वो काम कर रहे हो तो शायद जो जो आप हमेशा करना चाहते, जो आपका पैशन था, और उसमें आपको जो है बहुत अच्छी सफलता भी मिलती। तो किसी भी एस्पिरेंट के लिए पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि भाई आप तभी किसी एग्ज़ाम के लिए कूदो जब आप सही में वो करना चाहते हो। इफ़ यू वांट टू बी अ सिविल सर्वेंट, लिटरली मतलब आप एक्चुअली चाहते हो कि भाई मैं सिविल सर्वेंट बनूं, तभी सिविल सर्विसेज में देने की कोशिश करो, नहीं तो मत दो। जो आपका मन कर रहा है वो करो, और इस चीज़ में जो है पेरेंट्स को बहुत सपोर्टिव होना ज़रूरी है कि भाई उनको स्पेस दो बच्चों को, कि भाई ठीक है तुम जाओ, तुम ट्राई करो, फेल ही होगे ना, बस ख़त्म, इसके बाद तो कुछ नहीं होगा, फेल हो गए भाई, ये नहीं तो कुछ और सही, सबसे पहले ये चीज़ है। अच्छा, अगर आप किसी एग्ज़ाम में आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझको एग्ज़ाम देना है, तो उस एग्ज़ाम को देने से पहले आपको उस एग्ज़ाम को समझना होगा। आप जो है लिमिटेड सोर्सेज रखिए अपने, चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई एग्ज़ाम हो, सब में लिमिटेड सोर्सेज रखिए, उसको बार बार जो है रिवीजन करते रहिए, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए कि भाई मुझको जो है ये एक, मतलब एक एक आप गोल बनाइए कि आपको ये गोल अचीव करना है, फिर एम्स बनाइए कि भाई मुझको ये छोटे छोटे पीरियड्स में करना है। ठीक, आपको पूरी चीज़ स्ट्रेटेजाइज हो जाएगी, आपके पास रिसोर्सेज होंगे, बस उन रिसोर्सेज पे स्टिक करिए और उस शेड्यूल पे, उस स्ट्रेटेजी को अपनी फॉलो करिए, और मुझे लगता है कि जो इतना कर लेगा ना वो सक्सेसफुल हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। मतलब मैं तो अपने केस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो IIT रहा हो या ग्रेजुएशन रहा हो, मेरा कभी भी बहुत ज़्यादा एम नहीं रहा, मैंने बहुत ज़्यादा कभी एस्पिरेशंस नहीं रखी साला मैं टॉप कर जाऊँ या ये कर जाऊँ। मेरा सिंपल सा पर्पज़ था एग्ज़ाम क्रैक करना है। एग्ज़ाम क्रैक कैसे होता है? मार्क्स चाहिए होते हैं। मार्क्स कैसे आते हैं कि आपको जो है ये पता होना चाहिए भाई आपका जो है तैयार क्या करना है आपको, जिसमें सवाल पूछे जाएंगे। तो वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप ये समझ लें भाई सवाल क्या पूछेंगे, उसकी प्रैक्टिस करो भाई, हो जाता है। मतलब इतना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। बट सबसे पहले ये है कि आप उस एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में तभी आओ जब आप सच में चाहते हो उस एग्ज़ाम को करना, नहीं तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू विच आर बेटर देन द जॉब। Okay, so that's all for today. Thank you so much, Adarsh, for coming and sharing your valuable learnings and insights. Thank you so much. थैंक्स अंकित यार, तुम बुलाने के लिए मुझको भी काफ़ी अच्छा लगा। One of the chillest civil servants.